हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू 10M एक्सपर्ट IAS एंड माई सेल्फ अनमोल गोयल। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर मैराथन सीरीज ऑफ 4 आवर। तो यस्टरडे हमें जो 2 घंटे का जो मैराथन है वो कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने टॉपिक 1 to 4 कंप्लीट कर दिया गया था। एंड इन दिस वीडियो हम जो टॉपिक 5 जो इलेक्शन है उस लेके जो लास्ट है इसका 8 टॉपिक वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो आपको टोटल ये 4 आवर की जो वीडियो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदर आप इसको आज ही रिवाइज़ कर सकते हैं और 2 या 3 दिन में दोबारा रिवाइज़ करके मिनिमम आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द टॉपिक नंबर 5 इज़ इलेक्शंस। तो अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया सो डू ज्वाइन एट टिप्स फॉर IAS। तो फर्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिलीज़ किया है पिच कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविज़न है रिगार्डिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो जो आर्टिकल 83 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि जो लोकसभा है उसका नॉर्मल टेन्योर रहेगा 5 साल का फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। और जो आर्टिकल 85 है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है कि वो डिसोल्व कर सकते हैं लोकसभा को ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो इसमें अगर आप ऐड करेंगे 89 को तो आपको रिस्पेक्टिव स्टेट जो असेंबलीज होते हैं उनके आर्टिकल मिल जाएंगे। आर्टिकल 172 हमारे इंडियन संविधान का कहता है कि जो टर्म फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज 5 ईयर। और जो आर्टिकल 174 का है वो कहता है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसोल्व कर सकती है स्टेट असेंबली को ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। अब इस जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग क्या दिया गया ये देख लेते हैं। इसका मतलब है स्ट्रक्चर करना इंडियन इलेक्शन साइकिल का इस मैनर में कि जो लोकसभा के इलेक्शन है और स्टेट असेंबली के इलेक्शन है वो सिंक्रोनाइज एक साथ हों, अंडर विच जो वोटर हैं वो पार्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट डाल सके सेम दिन में, दोनों के लिए ही, कि सेम दिन में वो लोकसभा के लिए भी डाल सके वोट और स्टेट असेंबली के लिए भी। सेवन जो टेनियस इलेक्शन का जो नॉर्म्स है वो चलता रहा था 1967 में, लेकिन ये दोबारा जो डिसकंटिन्यू हुआ बिकॉज ड्यू टू द फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 1968 एंड 1969 एंड डेट ऑफ लोकसभा इन 1970। जो इलेक्शन है टू द स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट का वो तब से अलग अलग ही हो रहे हैं। लेटर जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो प्रपोज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी, लॉ कमीशन के द्वारा भी और नीति आयोग एंड देन रिकमेंडेड बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी। साइमल्टेनियस इलेक्शन डजंट मीन डैट जो वोटिंग है पूरे इंडिया में फॉर द लोकसभा और राज्य से ये स्टेट असेंबलीज सेम दिन में की जाए, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फेज मैनर में वोटिंग की जाए और वोटर जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो सेम डे में वोट डाल सकते हैं। इनके लिए कि पूरी इंडिया में होना नेसेसरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में होना वो नेसेसरी है। इसके रिगार्डिंग न्यूज़ में क्या है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल और 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पिच कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए फॉर द इलेक्शन टू द पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अबाउट द कॉमन इलेक्टोरल रोल। जो इलेक्शन कमीशन इंडिया की है जो सुपरवाइज करती है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ और ये पंचायत इलेक्शंस को, वो फ्री है कि वो प्रिपेयर कर सकती है अपना इलेक्टोरल रोल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। और ये जो एक्सरसाइज होती है इसका जो कोऑर्डिनेटेड नेशन नहीं होता इसका टू द इलेक्शन कमीशन, ये सेपरेटेड होती हैं दोनों। हावेवर जो हर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो एक सेपरेट स्टेट के एक्ट से गवर्न की जाती है और सच स्टेट लॉ अलाउ करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो बोरो कर सकती है और या यूज़ कर सकती है इलेक्शन कमीशन की वोटर रोल को भी। और इस बेसिस पे भी कि उनको ये यूज़ करते हैं, इस एक्ट को यूज़ करते हुए करंटली सभी स्टेट एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट यूज़ कर रहे हैं। तो सभी स्टेट एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यूटीज़ में जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है उसने जो इलेक्शन कमीशन का रोल है बाकी ने किया हुआ है एक्सेप्ट इन्होंने नहीं किया गया फॉर लोकल बॉडी पूल्स के लिए। और ये आर्ग्यू किया गया है कि जो सेपरेट लिस्ट बनाई जाती है अननेसेसरी डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स है और एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। और जो लॉ कमीशन है उसने भी कॉमन इलेक्टोरल रोल की रिकमेंडेशन की थी अपनी 255th रिपोर्ट में 2015 के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ने एक सिमिलर स्टेंस दिया था, अडोप्ट किया था 1999 में और 2004 के अंदर। और फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है करना पड़ेगा टू आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA
would be required to make it mandatory to have a single electoral roll for all elections in the country. और जो आर्टिकल है 243K और 243ZA वो पावर देते हैं कि सुपरविजन किया जा सकता है, डायरेक्शन दी जा सकती है और कंट्रोल किया जा सकता है ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडीज टू द इलेक्शन ऑफ SEE। तो इन दोनों में अमेंडमेंट किया जाएगा अगर कॉमन इलेक्टोरल रोल को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम EBS। तो CIC ने रूल किया है कि जो डिस्क्लोजर है आइडेंटिटी EBS जो डोनर होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हमने प्रीवियस साल की जो PT है उसमें भी ये डिस्कस किया था पॉलिटी में। तो इसमें भी देखते हैं अंडर द RTI वो सर्व नहीं करता है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को और वो वोलेट करता है एक्ट के प्रोविज़न को। तो जो सेक्शन 8 है RTI एक्ट का वो एग्जेम्प्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि छूट देता है कि वो दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन सिटीजन इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की रिगार्डिंग इन इट्स फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सेटिस्फाई हो कि वो किसी भी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो ये इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशन देने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिजेंबल करता है प्रॉमिसरी नोट जो इकोनॉमी में आपने पढ़ा भी होगा। और इसमें कौन पेमेंट कर सकता है, तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी बॉडी जो कंट्री के अंदर हमारे इनकॉर्पोरेट हुई है किस फॉर्म में होते हैं 1000 में 1000 10,000 1 लाख 1 मिलियन एंड 10 मिलियन की फॉर्म में ये डिनोमिनेशंस होती है। कहाँ से परचेज करना पड़ता है, ये सिलेक्टेड ब्रांचेज होती हैं SBI की, तो ऑप्शन में डाल सकता है फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, तो गलत हो जाएगा। तो ये कब खरीद सकता है, ये परचेज के लिए अवेलेबल होता है पहले 10 दिन में, जनवरी अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर के। इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, रीडेबल होता है इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। 15 दिन का टाइम होता है उनके पास जब से इशू किया जाता है। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ एलिजिबल होती हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने लास्ट जो लोकसभा इलेक्शंस या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 1% एटलीस्ट वोट सिक्योर की हुई होती है और वो रजिस्टर होते हैं सेक्शन 29A ऑफ द RPA, वो इसमें रिसीव कर सकते हैं। और ये अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 2017-18 में। नेक्स्ट वी है वोटिंग राइट्स टू NRIs। तो जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि वो परमिट करेंगे NRIs को कि वो अपने कास्ट कर सकते हैं वोट फ्रॉम द ओवरसीज थ्रू पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट होता क्या है, ये टाइप ऑफ वोटिंग होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है। जो पोस्टल बैलेट होता है वो इलेक्टर को दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली और बाय पोस्ट उसको रिटर्न करना होता है। अंडर द ETPS जो पोस्टल बैलेट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच किया जाता है और रिटर्न होता है बाय ऑर्डिनरी मेल एंड इज़ करंटली ओनली, ये किन किन लोगों को अभी तक अवेलेबल है, जो सर्विस मैन लाइक मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, पर्सन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड है। और ये एक्सटेंड किया गया टू द ओवरसीज़ वोटर्स को भी जो बाहर विदेश में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ओनली नीड टू अमेंड द, गवर्नमेंट को इसके लिए अगर एक्सटेंड करना है ETPS को ओवरसीज़ वोटर को, तो गवर्नमेंट को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 ही अमेंड करना पड़ेगा, जिसमें पार्लियामेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 3 कैटेगरी के इलेक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, जनरल इलेक्टर्स जो रेगुलर रेजिडेंट हैं जिन्होंने अटेंड कर लिया 18 ईयर ऑफ एज। देन वी हैव ओवरसीज इलेक्टर NRI विद इंडियन पासपोर्ट। देन वी हैव सर्विस इलेक्टर लाइक मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, पर्सन एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ये सिंपल है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो अबाउट प्रपोजल दिया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसी इन्फॉर्म द गवर्नमेंट डेट, ये वो रेडी है कि वो एक्सटेंड कर सकती है ETPS डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम टू वोटर्स अब्रॉड फॉर इलेक्शन जो आ रहे हैं 2021 के 2021 इन आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो जो एक्सटेंड करने के लिए सिंपल जिससे हमने ऊपर डिस्कस किया, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961 उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्रीज नोड, और किसी भी NRI जो इंटरेस्टेड है वोट डालने के लिए थ्रू पोस्टल बैलेट उसे रिटर्निंग ऑफिसर को 5 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, जैसे नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन का उसके विदिन 5 डेज। और उस इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के लिए के बाद जो RO होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करता है, फिर वो अपनी वोटिंग देता है, देन वो बाय पोस्ट उसको सेंड करता है। और NRI है वो अपनी वो जो अभी आपको बताया मार्क करता है प्रेफरेंस प्रिंट आउट के ऊपर और उसको सेंड करता है टू द असिस्टेड ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर जो हमारे इंडिया के वहाँ पे होंगे इन द डेट कंट्री। थ्रू दिस मूव जो इंडियन NRI है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इंडियन डेमोक्रेसी में, और जो उसका बेसिक ह्यूमन राइट है, डेट इज़ राइट टू वोट, उसको एक्सेस कर सकता है।
मैनी कंट्रीज़ ने अलाउ किया है वोट करने के लिए विद डिफरेंट रूल्स फॉर इंस्टेंट। एक जो ब्रिटिश सिटीजन है लिविंग अब्रॉड वोट कर सकता है बाय पोस्ट और नॉमिनेट कर सकता है प्रॉक्सी टू डू सो। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कंसर्न भी है इसमें, लाइक सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कॉम्प्रोमाइज ओवर सिक्रेसी ऑफ वोट, लॉजिस्टिक चैलेंज है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है वोटिंग में। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन इट्स अबाउट NRI वोटर और ओवरसीज इलेक्टर्स। तो NRI वो इंसान होते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है जिनके पास, लेकिन वो बाहर रहते हैं ड्यू टू जॉब और एजुकेशन, अदरवाइज एलिजिबल होते हैं टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर उस एड्रेस में जो उनके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 3.10 करोड़ NRI हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं। और लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन में उनमें से वोट डालने के लिए 25,000 इंडिया में आए हैं। करंट पोजीशन या प्रोसेस क्या है ऑफ वोटिंग NRIs के लिए, कि जो वोटिंग राइट है NRIs के वो इंट्रोड्यूस हुआ है 2011 के अंदर ही थ्रू जो अमेंडमेंट किया गया RPI 1950 में। और जो NRI है वो वोट कर सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पासपोर्ट में एड्रेस दिया हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वहाँ पे आके वोट डाल सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट में ये मेंशन है। अर्लियर जो RPA था 2017 का वो प्रपोज करता है कि एक्सटेंड करे प्रॉक्सी वोटिंग टू ओवरसीज इंडियंस लैप्स्ड ऑन रेजोल्यूशन। जो पहले ये जो चेंजेस लाने की बात की गई थी 16 लोकसभा में वो डिजोल्व हो गया था और ड्यू टू विच द बिल लैप्स। नेक्स्ट वी हैव डिलिमिटेशन कमीशन। तो लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट किए हैं 15 MPs को कि वो असिस्ट करें डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो होता क्या है, ये एक्ट है फिक्स करना लिमिट्स को और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी किसी कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 82, पार्लियामेंट आफ्टर ईच सेंसस इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन कमीशन जो वो एस्टेब्लिश की गई है। वो सिमिलरली आर्टिकल 170 ये स्टेट के रिगार्डिंग है। ये प्रीवियस कमीशन इन एरिया में ईयर्स में बनाई गई है। कंपोजिशन है 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। फर्स्ट है सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज चेयरपर्सन होते हैं। देन वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EC नॉमिनेटेड बाय CEC। देन वी हैव स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ कंसर्न स्टेट। फंक्शन वही है कि डिटरमाइन करता है नंबर और बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी नियरली इक्वल। आइडेंटिफाई करता है सीट रिजर्व फॉर SC एंड ST। करंट पोजीशन क्या है कि ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ की इसके पास पावर होती है। कोई भी नो डिलिमिशन पोस्ट 1981 और 1991 सेंसस के बाद हुई है और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 ने जो फ्रीज कर दी है वो 2026 तक। नेक्स्ट वी हैव राइट टू रिकॉल, दैट इज़ 5.5। तो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली हरियाणा की जो असेंबली है उसने पास किया है हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 जो प्रोवाइड करता है राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उसे हम देखेंगे इनके जो 4 टाइप्स के होते हैं, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, एजेंडा इनिशिएटिव एंड राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इलेक्टोरेट होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो रिमूव कर सकते हैं किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स को उसके टेन्योर के ख़त्म होने से पहले ही। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो बिल है वो अलाउ करता है कि जो रिकॉल कर सकते हैं विलेज जो सरपंचेस होते हैं और मेंबर होते हैं ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत के, अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं। एंड टू रिकॉल जो 50% ऑफ वार्ड और ग्राम पंचायत होते हैं उन्हें रिटर्न में देना पड़ता है टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग। एंड इसके बाद एक सीक्रेट बैलेट होती है जिसमें रिकॉल में रिक्वायर्ड होती है 2/3 मेंबर्स जो वोट करते हैं अगर अगेंस्ट में, तो उसके बाद उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दिया गया है, डिस्क्राइब करते हैं उन रूल्स इंस्टीट्यूशंस को, प्रोसेस को जो अनेबल करता है पब्लिक को कि वोट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कानून में, ट्रीटी में, पॉलिसी डिसीजन में। और जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है कि अलाउ करता है वोटर्स को कि वो डायरेक्टली वोट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव इश्यूज़ में। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसके जो आउटकम होता है वो बाइंडिंग होता है। सपोज़ किसी एरिया में आपको अल्कोहल गवर्नमेंट को बैन करनी है तो वहाँ पे रेफरेंडम कर सकती है कि शुड वी हैव टू वी कैन बैन द अल्कोहल और नॉट। तो जो डिसीजन आएगा पब्लिक का वो बाइंडिंग होगा। सेकेंड वी हैव सिटीजन इनिशिएटिव। ये अलाउ करता है वोटर्स को कि वो वोट करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव मेजर पे प्रपोज बाय द पीपल इफ़ द प्रोपोनेंट ऑफ द मेजर गैदर इनफ सिग्नेचर टू सपोर्ट इट। कि इसमें भी ये सिमिलरिटी है, भाई इसमें क्या होता है कि ये टास्क चेंज हो जाते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के रिगार्डिंग अगर इसमें इनिशिएटिव बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं आउटसाइड वो भी बोल सकते हैं कि हमें ये बिल आप इसे इंट्रोड्यूस कीजिए, इसकी रिगार्डिंग आप इनिशिएटिव कीजिए।
जो प्लेबिसाइट होता है एक काइंड ऑफ रेफरेंडम है, हेल्प जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इंजॉय बाय सेक्शन ऑफ पीपल, इट मे और मे नॉट बी बाइंडिंग। तो जो प्लेबिसाइट होता है आपको इतना यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेफरेंडम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव इश्यूज़ के ऊपर हो जाता है, जो प्लेबिसाइट होता है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ पे होता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर है उसको इंडिया का पार्ट बनाए ना बनाए, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एंड इंपॉर्टेंट इज़ इसके जो डिसीजन होते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है वो बाइंडिंग नहीं होता। एजेंडा इनिशिएटिव इसमें दिया गया, ये पॉपुलर राइट है, डज नॉट नेसेसरली लीड टू अ रेफरेंडम मोड, इट प्लेसेस एन इशू ऑन अ पॉलिटिकल एजेंडा, रिक्वायर अ स्पेसिफिक अथॉरिटी टू कंसिडर इट एंड एक्ट ऑन द प्रपोजल। तो इसमें रेफरेंडम होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने इसको रखा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों होने, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट आपको क्लियर होनी चाहिए। रेफरेंडम का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है और प्लेबिसाइट का नहीं होता। रेफरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव किसी भी इश्यूज़ पे हो सकता है, लेकिन प्लेबिसाइट नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इशू हो उसमें होगा। सेकेंडली, राइट टू रिकॉल आपको क्लियर हो गया, और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो हरियाणा की असेंबली ने पास किया हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020, जो प्रोवाइड करता है राइट टू रिकॉल टू द पंचायत इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें फर्स्ट है स्टार कैंपेन। तो रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर है कमलनाथ को उन्हें रिमूव कर दिया पार्टी लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर। तो जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि किसी गिवन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो कैंपेन कर सकें। अब जो लिस्ट है स्टार कैंपेनर की वो बताई जाती है, कम्युनिकेट की जाती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक हफ्ते के अंदर जब इलेक्शन जो के नोटिफिकेशन दे दी जाते हैं अंडर सेक्शन 77 ऑफ RPA। और जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास 40 स्टार कैंपेनर होते हैं, और जो अनरिकग्नाइज बट रजिस्टर होती है पॉलिटिकल उसके पास 20 होते हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ये भी कम कर दिए गए थे। वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 30 नॉट 40, और अनरिकग्नाइज के पास 15 इंस्टीड ऑफ 20। और जो पीरियड सबमिशन का ऊपर हमने देखा 1 वीक था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर दिया गया इनकर्ड ऑन कैंपेनर बाय सच स्टार कैंपेनर, उन्हें जो स्टार कैंपेनर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो जो कैंडिडेट होता है उसका एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर जो स्टेज शेयर कर ली जाए बाय द कैंडिडेट, जो स्टार कैंपेनर है जो अगर कैंपेन करे उस टाइम पे अगर जो कैंडिडेट है वो भी सेम स्टेज शेयर कर लेता है, तो जितना रैली में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो खर्चा होता है, वो सारा जो इलेक्शन में पर्टिकुलर में डिफाइन किया गया इलेक्शन कमीशन ने उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इफ़ अ कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट शेयर कर लेता है स्टेज इलेक्शन स्टार कैंपेनर के साथ रैली के अंदर, तो जो पूरा एक्सपेंडिचर हुआ है रैली में, तो अदर देन ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ स्टार कैंपेनर वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया जाता है। ये आपको और क्लियर हो जाएगा आफ्टर रीडिंग द नेक्स्ट आर्टिकल कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या है। ये न्यूज़ में क्यों था, फॉलोइंग द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन टू इंक्रीज द पोल एक्सपेंडिचर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने 10% इंक्रीज़ कर दिया गया। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने आर्ग्यू किया है कि वो फॉलो करें इलेक्शन कमीशन की रिस्ट्रिक्शन रिलीज और मीटिंग ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं कि जो रूल 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 वो प्रिस्क्राइब करता है डेट जो टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर है किसी कैंडिडेट के द्वारा वो एक मैक्सिमम लिमिट्स के बाद इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो चार्ज है इन द रूल रिक्वायर करता है कि लॉ मिनिस्ट्री का अप्रूवल होगा। करंट जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो स्टेट और पार्लियामेंट की अलग अलग है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। वो लिमिट जो है फिक्स की गई है सभी एक्सपेंसेस की, सच एज प्रिंट आउट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग जो होर्डिंग्स लगते हैं, मीडिया अकाउंट्स। एंड इलेक्शन जो कमीशन है वो इम्पोज करते हैं लिमिटेशन कैंपेन एक्सपेंडिचर पे किसी कैंडिडेट के द्वारा किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट नोट बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसके ऊपर कोई लिमिट सेट नहीं है, ओनली बाय कैंडिडेट। जो गवर्नमेंट है उसने अमेंड किया इस रूल को और इस सीलिंग को बढ़ाया है कि इनके इंक्रीज़ कर दिया गया 70 लाख से 70 लाख 70 लाख टू 77 लाख कर दिया गया इन लोकसभा इलेक्शन, एंड 28 लाख टू 30.8 लाख कर दिया असेंबली इलेक्शंस में। जो रूल्स है वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे अंटिल दे आर डी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि चलते ही रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डी नोटिफाई नहीं कर देगी। और ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट के लिए कि वो बैंक में ओपन करें अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेमेंट ऑफ विच इज़ मेड थ्रू चेक। और जो कैंडिडेट हैं वो रिक्वायर्ड है कि वो सबमिट करें अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो निकलती है इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर, जब वो इलेक्शन कंप्लीट हो जाए
और अगर इनकरेक्ट कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो लेट लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन अप टू 3 years। नेक्स्ट वी हैव ए वेब। ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 साल कंप्लीट किया चेयरमैनशिप ऑफ ए वेब, दैट इज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, और एक ऑर्गेनाइज करे इंटरनेशनल वेबिनार ऑन इशूज़, चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19। तो ए वेब क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है। ये लार्जर एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का वर्ल्ड वाइड, जो 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था इन साउथ कोरिया। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो लोकेटेड है सियोल के अंदर। एट प्रेजेंट ए वेब के अंदर 115 AMB है, इलेक्शन मेंबर बॉडीज़ हैं एज ए मेंबर। लास्ट ईयर जो इंडिया एज ए चेयर हेड किया है इसका 2019 to 2021, और एन इंडिया AMM सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश, न्यू दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया गया फॉर डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिससे शेयर की जा सके बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल ऑफ AMM मेंबर्स। इसका एम यही है मजबूत करना प्रोसेस इलेक्शन मैनेजमेंट का इन मेंबर कंट्रीज़, और स्टिक्स टू फोस्टर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन कंडक्टिंग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन वर्ल्ड वाइड। वही इलेक्शन विजिटर्स को देखता है एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम को देखता है इन वेरियस कंट्रीज टू स्टडी वेरियस इलेक्शन मैनेजमेंट कि डिफरेंट जगह कैसे चल रहा है, उसमें से अच्छी चीज़ ली जाएगी, जो गलत चीज़ है उसको रिड्यूस किया जाएगा। एट लास्ट वी हैव ओपिनियन एंड एग्जिट पोल। ये न्यूज़ में क्या है? बिकॉज ये एडवाइजरी इशू की है ऑन ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले होता है, एग्जिट पोल जो निकलता है आफ्टर द इलेक्शन। तो एक ओपिनियन पोल इज कनेक्टेड बिफोर बैलोटिंग टू गोज द इंटेंशन ऑफ द वोटर, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। और जो एग्जिट सर्वे है वो कंडक्ट होता है इलेक्शन के बाद कि फाइंड करने के लिए हु दे एक्चुअली वोटेड फॉर। और जो सेक्शन 126A है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो क्लियरली स्टेट करता है डेट कि कोई भी पर्सन कंडक्ट नहीं करेगा कोई भी एग्जिट पोल और पब्लिश नहीं करेगा या पब्लिसाइज नहीं करेगा किसी भी प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी भी मैनर में जो रिजल्ट एग्जिट पोल का ड्यूरिंग द पीरियड, जो वो पीरियड जो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दिया है कि इस पीरियड में आपको ये नहीं करना है, मींस ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन से 1 घंटा 2 घंटा वो इलेक्शन कमीशन बताएगा। उसके बाद देखा होगा आप न्यूज़ चैनल वो करते हैं, तो उसके पहले नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ सेक्शन 126A में। वो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि जो एग्जिट पोल है वो टेलीकास्ट किया जाएगा बाय द एजेंसीज इंक्लूडिंग वेबसाइट ओनली जब फाइनल फेज़ जो पोलिंग का है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद। जैसे ये दोनों ही रिलेट करते हैं कि इसमें जो टाइम पीरियड की रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो यहाँ पे बता दी गई। और नो ओपिनियन पोल कुड बी कंडक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैड ऑलरेडी वोटेड। ओपिनियन पोल ऑलरेडी बिफोर द बैलेटिंग होता है तो वो उसके लिए यहाँ पे किया नहीं जाएगा जहाँ पे वोट ऑलरेडी हो चुकी है। होप यू गेट द क्लैरिटी। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड बिल्स। तो इसमें फर्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। रिसेंटली पार्लियामेंट इनेक्ट किया RRTI, इट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019। तो अमेंडमेंट क्या क्या लाएंगे? रिमूवल कर दिया कि फिक्स टर्म का। तो एज़ पर द RTI एक्ट 2005 जो CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और IC होते हैं जो हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। तो जो टर्म करते थे होली 5 साल की, तो जो अमेंडमेंट ने रिमूव कर दिया इस प्रोविज़न को और कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी कि इनकी टर्म क्या होगी। और डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी में क्या चेंजेस किया गया कि एक्ट जो 2005 का था उसके अकॉर्डिंग जो उनकी सैलरी होती थी AIC की इक्वल होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और IC की होती थी इलेक्शन कमिश्नर की। और स्टेट लेवल पे जो CIC होता था उसकी इक्वलेंट होती थी इलेक्शन कमिश्नर के, और जो IC होता था चीफ सेक्रेटरी के बराबर होती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो ही डिटरमाइन करेगी जो भी सैलरीज, अलाउंसेज और अदर टर्म एंड कंडीशन होंगी। अब ऑल्सो इस प्रोविज़न ने रिमूव कर दिया कि जो सैलरी में डिडक्शन किया जाता था बिकॉज ऑफ द जो इन अदर फैसिलिटी मिल रही थी लाइक पेंशंस एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ये भी रिमूव कर दिया गया। अब 2005 का RTI ओरिजिनल जो है वो हम पढ़ लेते हैं। RTI एक्ट 2005 का मेक्स द गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक बाय इक्विपिंग सिटीजन्स विद द पावर कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। ये RTI है और ये मैकेनिज्म है ग्रीवर रेड्रेसल का, प्रोवाइड करता है सिटीज़न को जो किसी भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना करता है। RTI जो एप्लीकेंट है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन रीज़न देने की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें कि उन्हें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन्हें मैंडेट किया गया है कि वो प्रोएक्टिवली उत्साह के साथ डिस्क्लोज करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन है लाइक फंक्शन, स्ट्रक्चर, पावर, ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिस और एम्प्लॉइज़ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो सेक्शन 2H है हमारा RTI एक्ट का, उसमें पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताया गया है वो कौन होती है, इंक्लूडिंग कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट का जो बनाया गया है किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से या किसी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया या किसी नोटिफिकेशन से जो इश्यू किया गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। इन 4 के अंदर
जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, कौन जो सप्लाई करेगी इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर, वो होते हैं PIO, डेट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। और जो PIOs होते हैं वो मैंडेटेड होते हैं कि वो सप्लाई करेंगे इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर, और 48 आवर के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिबर्टी ऑफ पर्सन या ज़्यादा लाइफ के इफेक्ट कर रही है इमरजेंसी सिचुएशन में। अपील मैकेनिज्म क्या है कि अगर इन्फॉर्मेशन विद स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दी गई तो जो एप्लीकेंट है वो PIO के डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है। फर्स्ट अपील जो अथॉरिटी है वो पब्लिक अथॉरिटी इटसेल्फ होती है, जो रैंक होती है सेंट्रल PIO उस ऑफिसर के पास जाती है। फाइनल जो अपीलेट अथॉरिटी है वो है सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। होप यू गेट द क्लैरिटी। रेडी न्यूज़ क्या है यहाँ पे, रिसेंटली पार्लियामेंट्री जो कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने डिसाइड किया है कि वो रिव्यू करेंगे पब्लिक ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो वर्किंग है उसको रिव्यू करेंगे। अब जो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होती है वो एक स्टैटूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई RTI 2005 में, और ये फाइनल अपीलेट बॉडी है RTI एक्ट की। फर्स्ट होती है वो हमारा ये सीनियर रैंक ऑफिसर होता है जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस ऑफिसर होता है, और इनको पावर दी गई है वाइड पावर, लाइक पावर टू ये इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी PIO पे, जैसे हमने ऊपर देखा है। CIC को सबमिट करनी पड़ती है अपनी एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, और SIC स्टेट लेजिस्लेचर को देते हैं थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन सेंटर एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट इन द स्टेट। हाउएवर जो ये एनुअल रिपोर्ट होती है रेयरली ही डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, रेजिंग क्वेश्चंस ओवर द एफिकेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन लॉ। नाउ पहली बार जो ये फर्स्ट टाइम जो फंक्शंस हैं इस बॉडी के वो डायरेक्टली एग्जामिन किए जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट्री कमेटी। और मोर क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो CIC जो कमीशन होती है इस पर कंपोजिशन दी गई है, जो ऑलरेडी आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो सीरीज़ है लक्ष्मीकांत के एंड में जो दी गई है वहाँ पर आप डिस्कस पढ़ सकते हैं। तो CIC कंसिस्ट होती है तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 ICs, और ये प्रेसिडेंट्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं किसी कमेटी के बेसिस पे। तो ट्रिक्स याद रखेंगे आप 3 लोग। तो इसमें कौन सी कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर, और ये शुड बी अ पर्सन होने चाहिए एमिनेंस पब्लिक लाइफ जिन्हें वाइड नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नल, मास मीडिया, एडवर्टीजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस। दे शैल नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP नहीं होना चाहिए या MLA नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट और UT का, SKMAB, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं होना चाहिए, और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होना चाहिए, और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग एनी प्रोफेशन, और ये एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि CIC एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए। अब लेकिन इसमें IC जो होते हैं वो CIC बन सकते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसने रिप्लेस कर दिया अर्लियर 1989 एक्ट था। तो वो इसमें प्रोविज़न क्या क्या है कि इसमें क्रिएट की गई है एक रेगुलेटर क्रिएट किया गया, एक अथॉरिटी क्रिएट की गई जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करेगी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्स करेगी राइट ऑफ कंज्यूमर्स, और जिसको असिस्ट किया जाएगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो DGI होंगे, विच विल लुक इनटू द केसेस एंड सबमिट करेंगे इसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को। और यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक है इसमें दिया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्सेस 2019 का, यहाँ पे कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पे CCPI आ गया है। कंज्यूमर कोर्ट जो है कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर जो सेलर होते हैं ऑफिसर वो लोकेटेड होता है, लेकिन अब जो कंप्लेंट है वो फाइल की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट जहाँ पे भी वो कंप्लेंट रहता है। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर PT में भी डिस्कस किया गया था। कोई भी प्रोविज़न कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन अब क्या हो गया, जो कंज्यूमर है वो कंपनसेशन के लिए फॉर हार्म कोज बाय प्रोडक्ट और सर्विस वो जा सकता है। तो इससे बेनिफिट यह है कि किसी भी जो ये कंज्यूमर कोर्ट है अपने ही जहाँ पे रिजाइड करता है वहीं पे जा सकता है। तो ये नहीं है कि वो जितना आने जाने में खर्च लगेगा उसका सोचेगा वो। पहले था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अप टू 20 लाख, स्टेट अप टू 20 लाख टू 1 करोड़, और नेशनल अबव 1 करोड़ जो प्रिक्योनरी जुडिक्शन है उसमें ये लिमिट थी, यहाँ पर अब चेंज कर दी है डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक, और स्टेट में 1 से 10 और नेशनल अबव 10 करोड़। E-कॉमर्स में कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो अब है कि सभी रूल्स जो डायरेक्ट सेलिंग के हैं वो E-कॉमर्स में भी एक्सटेंड कर दिए गए। नेक्स्ट है कि कोई लीगल प्रोविज़न पहले नहीं था, लेकिन कोर्ट अब रेफर कर सकती है सेटलमेंट मीडिएशन के थ्रू, जैसे हमारा ADAR होता है। अब ये एम्पावर करता है कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाए कि जहाँ भी कंज्यूमर राइट
का वोलेशन होता है, और ऑर्डर करेगा रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स का कि वह दोबारा उनको प्रोवाइड किया जाए, और ऑर्डर करेगा डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये इम्पोज करेगा पेनल्टी ऑन मैन्युफैक्चरर वेंडर सप्लायर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और ये खुद भी फाइल कर सकता है कि दैट इज सो मोटो केसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर्स, इनिशिएट करता है क्लास एक्शन। क्लास एक्शन ऑल्सो कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एक्शन। ये फॉर्म होता है लॉ सूट पर जहाँ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली एक कंप्लेंट लाते हैं कोर्ट के सामने, और ये फाइल की जाती है जनरली जब नंबर ऑफ पीपल सफ़र करते हैं सेम और सिमिलर इंजरीज। अब यू गॉट द क्लैरिटी। यहाँ पे 6 कंज्यूमर राइट दिए गए हैं प्रोवाइडिंग द न्यू एक्ट। ये राइट टू बी प्रोटेक्टिव जो मार्केटिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो हमारे हजार्डस हैं टू द लाइफ और प्रॉपर्टी, उनसे प्रोटेक्ट रहने का अधिकार। राइट टू बी इन्फॉर्म कि क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, राइट टू बी एश्योर्ड कि वो प्रोडक्ट सही हो, राइट टू बी हियर्ड कि रिसीव करें कि अप्रोप्रिएट की वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, राइट टू सीक रिएड्रेसल की कुछ दिक्कत आ गई उसको देर करने के लिए, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, ये एडजुकेशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस आर नाउ एम्पावर कि वो रिव्यू कर सकते हैं अपने खुद के ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ आवर ओन जजमेंट, और एम्पावर करती है कंज्यूमर कमीशन को कि वो इन्फोर्स कर सकती है ऑर्डर्स को। डीम एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेन, अगर क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी डिसाइड नहीं किया गया 21 दिन के अंदर अप्रोच करती है ईज़ ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन को, जिससे वो उसी रेजिडेंट पे वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे फील कर सकते हैं। ई फीलिंग भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इसमें पॉसिबल है फॉर हियरिंग। एडीआर मैकेनिज्म, जैसे आपको मेडिएशन ऊपर मैंने बताया था कि कंप्लेंट जो है रेफर की जाएगी कंज्यूमर कमीशन के द्वारा मेडिएशन के लिए, और मेडिएशन जो हेड होगा मेडिएशन सेल में होगा जो एस्टेब्लिश की जाएगी बाय द एजेस ऑफ कंज्यूमर कमीशन। कोई भी अपील अगेंस्ट सेटलमेंट नहीं होगी, नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। ई कॉमर्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो और भी एंटिटीज़ में होती थी वो यहाँ पे दिया गया है कि दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंटिटीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिगार्डिंग रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंसेज, रेडिएशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि उसमें बताया जाए कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है नेसेसरी फॉर एनेबलिंग द कंज्यूमर कि वो इन्फॉर्म कर सके, डिसीजन ले सके उस बेसिस पे कि ये चाइना से है, कहाँ से, इंडिया से। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स, और रिड्रेस करेगी कंप्लेंट को 1 महीने के अंदर ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट अंडर दिस एक्ट। इस पर्पज़ के लिए उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, और जो सेलर्स हैं वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अपने जो सामान है उसको वापस लेने में और विड्रॉ करने में सर्विसेज, और रिफ्यूज़ करने में रिफ़ंड भी। अगर कुछ गुड या सर्विस है वो डिफेक्टिव है, ख़राब है, डिलीवरी लेट हुई है, और वो डिस्क्रिप्टिव जो प्लेटफॉर्म पे दिया गया है कि ये इसके नीचे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। जो रूल्स हैं ऑल्सो प्रोहिबिट करती है द ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ई कॉमर्स कंपनी को ये प्रोहिबिट रोकता भी है कि मैनिपुलेट नहीं कर सकती जो प्राइजेज हैं। यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ भी दी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 का। ये रूल है नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एज अ पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। इससे ऑनलाइन जो रिटेलर हैं ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे और मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस कर पाएंगे। की हाइलाइट्स क्या हैं रूल्स की, रूल्स एप्लीकेबल होंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पे, ई टेलर्स जो रजिस्टर्ड है इंडिया और अब्रॉड भी, बट ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज कहाँ ऑफर कर रहे हैं वो इंडिया कंज्यूमर को दे रहे हैं। ये कवर करेंगे सभी गुड्स जो सोल्ड हो रहे हैं ऑनलाइन थ्रू मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री लेड मॉडल्स के थ्रू। तो इन्वेंट्री मॉडल ये होता है, इसमें मार्केट प्लेस होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी लाइक अमेजोन, इसमें होता है कि थर्ड पार्टी जो सेलर्स होते हैं वो सेल करते हैं। मार्केट प्लेस किसका होता है, अमेजोन का। ई कॉमर्स एंटिटीज़ जो होती हैं ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो हम ऊपर देख ही चुके हैं। और ये एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्ट कर सकती है अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिसेस ई कॉमर्स में हो रही है विद पीनल एक्शन अंडर द CPA। और बहुत ई टेलर्स और उनके सेलर्स जो होते हैं उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा ग्रीवेंस ऑफिसर एड्रेस करने के लिए कंप्लेन। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो इंट्रोडक्शन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, और जो मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है और प्रोडक्ट सेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वही कंपेंसेट करेगा कोई भी इंजरी डैमेज अगर होता है जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के थ्रू कॉज किया गया। पनिशमेंट क्या है कि जो एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अल्टरेटेड सुपीरियर गुड,
और जो कोर्ट होती है मे इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन सस्पेंड कर सकती है लाइसेंस भी किसी भी पर्सन का जो 2 साल के लिए, और इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है। फर्स्ट गलती में 2 साल का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अदर प्रोविज़न क्या है कि देयर विल बी नो फी फॉर फिलिंग केसेस अप टू 5 लाख। केसेस जो 5 लाख तक के हैं उनमें कोई फील नहीं लगेगी। जो अमाउंट है ड्यू टू अनआइडेंटिफिकेबल कंज्यूमर को क्रेडिट किया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेट कमीशन है वो इंफॉर्मेशन लेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि जो भी वैकेंसीज हों, डिस्पोजल है, पेंडेंसी केस क्या क्या चल रहे हैं और कोई भी मैटर, और ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी जिसे हेड करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एज द वाइस पर्सन, और 34 अदर मेंबर्स होंगे डिफरेंट फील्ड से। इट विल ऑल्सो हैव ए मिनिस्ट्री इन चार्ज कंज्यूमर अफेयर के 2 स्टेट से, फ्रॉम ईच रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। रिलेटेड न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि ड्राफ्ट की गई है गाइडलाइन एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, वो एम्पावर है कि वो नेसेसरी गाइडलाइंस ले सकती है टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। जो गाइडलाइंस है इसमें सभी एडवर्टीजमेंट और मार्केट कम्युनिकेशन कवर है, रिगार्डलेस की फॉर्म क्या है, प्रिंट है, नॉन प्रिंट है, सभी की गाइडलाइंस है कि डिस्क्लेमर इसमें दिया जाएगा। इफ़ नॉट ईजिली नोटिसेबल, लीगल, एलिजिबल, अंडरस्टेबल टू एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर, देन विल बी ट्रीटेड एज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ओके, जैसे डिस्क्लेमर पहले चलता है तो अगर वो बिल्कुल छोटे छोटे दे देते हैं कि दिस प्रोडक्ट डजंट कंटेन आलमंड दिस एंड दोज, तो अगर वो दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वो उस एडवर्टीजमेंट को मिसलीडिंग ठहरा दिया जाएगा। ये सब यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है फॉर एंडोरर ऑल डिस्क्रिप्शंस, क्लेम्स और कंपनसेशन that they endorse or that are made in advertisement, they are opinion capable of being objectively, कि वो सही से जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो वहाँ पे दिखना चाहिए। आप जो भी बेच रहे हो वो सामने दिखाई दे, नोट्स समथिंग कि आप उसको हाइड कर रहे हो। ऑन सेग्रीगेट एडवर्टीजिंग कि सेम यही हो गया, और फी क्लेम भी हो, एडवर्टीजमेंट शुड नॉट डिस्क्राइब अ गुड और सर्विस एज अ फी विदाउट चार्ज और अदर सर्विस टर्म। अगर कंज्यूमर पे कर रहा है एनीथिंग अदर देन द कॉस्ट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। एंड गाइज अगर आपको कुछ भी किसी भी पॉइंट में डाउट है देन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल है 2020 का, वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसने अमेंड किया जो प्रोविज़न है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 का। अब FCRA है brought into force to regulate flow of foreign fund into voluntary organization। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, फॉरेन से जो फंड आ रहे हैं तो उसे रेगुलेट करने के लिए था, जिससे कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उनको रोका जाए। अंडर द एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो रेगुलेट करती है एक्सेप्टेशन कि जो पैसा आ रहा है उसका और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है किसी इंडिविजुअल, एसोसिएशन, कंपनीज़ के थ्रू। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो एक डोनेशन और ट्रांसफर ऑफ करेंसी होता है, सिक्योरिटी और आर्टिकल होता है इन बियड ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू लाइक गोल्ड और किसी फॉरेन सोर्सेज के थ्रू। अब प्रोविज़न क्या है अमेंडमेंट का, जो प्रोहिबिशन है टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द एक्ट। जो इलेक्शन कैंडिडेट होते हैं, एडिटर और पब्लिशर होते हैं न्यूज़पेपर के, जजेस के, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मेंबर होते हैं ऑफ एनी लेजिस्लेचर, वो प्रोहिबिट होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड टू एक्सेप्ट उन्हें प्रोहिबिट किया गया कि इस एक्ट के थ्रू कि इलेक्शन कैंडिडेट, एडिटर, पब्लिशर, न्यूज़पेपर के, जजेस को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर को, कि वो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। और जो अमेंडमेंट इसमें ऐड किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट को भी ऐड कर दिया गया कि वो भी अब नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होते हैं any person who is in service or pay of the government. Hope you have the clarity regarding the difference between the public servant and civil servant. If you need answer just put in the comment section कि आपको समझ इसको डिफरेंस नहीं पता, then I will explain you in a next video। और अगर आपको पता है तो आप उस कमेंट में ज़रूर लिखिए, it will help you in your GS4। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें कि अंडर द एक्ट जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन अनलेस सच पर्सन जो रजिस्टर्ड हो कि वो एक्सेप्ट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो अमेंडमेंट हुआ इसने लिमिट लगा दी है, रोक लगा दी कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन का किसी दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट है कि जो आधार, पासपोर्ट और OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए अमेंडमेंट ने ऐड किया कि कोई भी पर्सन जो पहले परमिशन ले रहा है रजिस्ट्रेशन
मस्ट प्रोवाइड करेगा आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिस बेरियर्स डायरेक्टर्स एक्सेट्रा. इन केस ऑफ अ फॉरनर दे मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द पासपोर्ट. फॉरनर के केस में पासपोर्ट की जो कॉपी या OCI जो कार्ड होल्डर है उसकी आइडेंटिफिकेशन के उसकी कॉपी. FCRA जो अकाउंट है अमेंडमेंट ने स्टेट किया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव की जाएगी ओनली इन एन अकाउंट जो बैंक डेजिग्नेट किया जाएगा. बैंक के अंदर डेजिग्नेट कौन करेगा ज़रा FCRA अकाउंट उसे डेजिग्नेट किया जाएगा. कुछ ब्रांचेज में सच ब्रांचेज ऑफ SBI न्यू दिल्ली एज नोटिफाइड किया. कौन करेगा उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. वो कोई भी फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस अकाउंट में रिसीव नहीं किया जाएगा ना डिपॉजिट किया जाएगा. और जो पर्सन है वो ओपन कर सकता है दूसरा FCRA अकाउंट किसी एनी शेड्यूल बैंक में अपने चॉइस के फॉर कीपिंग और यूटिलाइजेशन उसे कैसे इस्तेमाल करना है फंड को. लेकिन उसको फॉरेन जो अकाउंट ओपन किया दैट कैन ओनली बी यूज टू रिसीव और डिपॉजिट द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस. नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन इन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अंडर द एक्ट इफ अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन उससे गिल्टी पाया गया कि वो इस एक्ट को तोड़ रहा है, वो इलेट कर रहा है, अनयूटिलाइज कर रहा है इन कंट्रीब्यूशन को, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है ओनली विद द वो अंडर इफ अ पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. तो जो अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन है मतलब जो अब तक मान लो 100 करोड़ आए हैं तो उसमें से 20 या 30 ही यूज़ किए उसने यूटिलाइज़ नहीं किया तो उनको यूटिलाइज़ कर दिया जाएगा. किसकी परमिशन से? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से. और जो अमेंडमेंट ऐड कर देता है गवर्नमेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट उन्होंने रोक लगा दी यूज़ करना अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सच पर्सन का बेस्ड ऑन समरी इंक्वायरी. जो रेस्ट जो फंड था उसको अब यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा, ये प्रोहिबिट किया गया. और रिन्यूएबल लाइसेंस के यहाँ पे दिया गया कि इस एक्ट में कोई जो सभी पर्सन है उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जिससे रिन्यू किया जाएगा हर 6 महीने में. और अमेंडमेंट ऐड करता है कि गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है एक इंक्वायरी बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट कि जो 6 महीने में सर्टिफिकेट रिन्यू कर रहे हैं उससे पहले एक इंक्वायरी कर सकती है एंश्योर करने के लिए कि जो एक्ट के प्रोविज़न है सभी वो फुलफिल कर रहा है नहीं. देन वी हैव रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. अंडर द एक्ट जो एक पर्सन होता है वो जो रिसीव कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो उसे यूज़ करे जो उस पर्पज़ के लिए वो फंड रिसीव हुआ है. एंड दे मस्ट नॉट यूज़ मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ये लिमिट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं जो उन्हें के ऊपर वो 50% से ऊपर ज़्यादा उस फंड का खर्च नहीं कर सकता. और एडमेंडमेंट में क्या किया इस लिमिट को कर दिया गया 20% की 20% ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, नॉट मोर देन डैट. अब नेक्स्ट चेंजेस हुए सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अंडर द एक्ट जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर सकती है रजिस्ट्रेशन किसी पर्सन का फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days. अब अमेंडमेंट ने ऐड किया कि जो सच सस्पेंशन है मे बी एक्सटेंडेड अप टू एडिशनल कि और 180 days के लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट वी आर रेगुलेशन ऑफ NGOs. तो न्यूज़ में क्या था रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने टाइट कर दिया गया ओवरसाइट जो फंड रिसीव कर रहे हैं NGOs. NGO उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि NGO डिफाइन किया गया वर्ल्ड बैंक ने एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो परस्यू करता है एक्टिविटीज़ रिलीफ और सफरिंग के लिए, इंटरेस्ट करता है, प्रमोट पुअर का, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, प्रोवाइड करता है बेसिक सोशल सर्विसेज को और अंडरटेक करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट. और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का बट उनका लीगल स्टेटस होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं एज अ ट्रस्ट सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी. इनके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स हैं, इनकी बैकिंग क्या है? तो आर्टिकल 19C अलाउ करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. आर्टिकल 43 प्रमोट करता है कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरियाज़ जो हमारा DPSP है. जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें मेंशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रोविज़न रिगार्डिंग क्या है इनके रेगुलेशन के? तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है FEMA 1919 का, देयर आर सर्टेन NGO जो रजिस्टर है FEMA के अंदर और फॉरेन फंड ले रहे हैं इसके अंदर ही. और जो FEMA वो रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. जो FCRA वो रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू. जो FEMA है वो बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है और वो इंट्रोड्यूस हुआ जिससे कंसोलिडेट किया जा सके और अमेंड किया जाता है कि लॉ रिगार्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल जो एक्सटर्नल ट्रेड है और पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना. अब यू गेट द क्लैरिटी. नेक्स्ट वी हैव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर बिल, कंज्यूमर रूल्स 2020. तो न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रूल्स जो रिलीज़ किए गए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उनका एम है कि आइडेंटिफाई करना की सर्विसेज, प्रिस्क्राइब करना मिनिमम सर्विस लेवल और स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज सर्विसेज और रिकॉग्नाइज करना एक ये राइट है कंज्यूमर का. वाइल जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का उसमें एक कंज्यूमर चार्टर था जो लेटेस्ट ड्राफ्ट एम्पावर करता है कंज्यूमर को
एंड हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू सप्लाई राइट टू देम, कि एक नया सप्लाई राइट दिया गया है। तो की फीचर्स देख लेते हैं कि जो न्यू कनेक्शंस हैं वो प्रीपेड होंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगेंगे, जिसने रिसोल्व कर दिया कि लेट बिल जमा करना और इनकरेक्ट मीटरिंग करना। रिलेबिलिटी ऑफ सर्विस रिकग्नाइज करता है 24/7 पावर सप्लाई कंज्यूमर को उनका एक अधिकार है। हाउएवर लोअर आर जो सप्लाई की है वो स्पेसिफाई किया जाएगा सम कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर के लिए, लाइक एग्रीकल्चर के लिए। अब कंपनसेशन क्या है कंज्यूमर को, कंज्यूमर जो है वो क्लेम कर सकता है कि अगर कोई भी सप्लाई उससे नहीं मिली इलेक्ट्रिसिटी की, इंटरप्शन मिला इलेक्ट्रिसिटी का, और टाइम टेकन टू रिजोल्व इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जा रही है डिस्कॉम के द्वारा, उसके रिगार्डिंग उसे कंजप्शन मिलेगा बिकॉज ही इज़ पेइंग। और ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या है, बिल ऑफ ₹1000 और मोर उससे पेड किया जाएगा ऑनलाइन के थ्रू, और जो कंज्यूमर है शुड बी कंपनसेटेड फॉर पेइंग डिजिटली कि थ्रू रिबेट, कि जैसे इतना अमाउंट का पेमेंट करोगे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, वो वाला सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी प्रोसोमर क्या है, प्रोसोमर एक फिनोमेना जहाँ पे वेयर एन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो ऑल्सो बिकम इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर भी बन जाता है वहाँ पे, वो कंज्यूमर ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट एनीवन जो सेटअप करेगा रिन्यूएबल सिस्टम और एनर्जी जनरेटेड एंड सोल्ड वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सप्लाई मेड बाय, कि वही कि किसी के पास जो डिस्कॉम जो दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है, तो उसको कोशिश ये की जाएगी उसको रिप्लेस किया जाएगा विद द रिन्यूएबल सिस्टम, जो ये सोलर पावर होती है। एट लास्ट वी हैव अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड बिल इन न्यूज़। तो यह है सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कंज्यूमर प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो जो ड्राफ्ट बिल है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्लूड करते हैं सर्टेन अमेंडमेंट। इसमें इंक्रीज़ करते हैं लीगल स्मोकिंग एज फ्रॉम 18 to 21 इंक्रीज़ कर दी गई लीगली, और बैन कर दिया गया सेल ऑफ लूज सिगरेट्स को, डूइंग अवे विद स्मोकिंग रूम्स एट एयरपोर्ट, और इसको भी हटा दिया गया। और फाइन लगाया स्मोकिंग पे अगर पब्लिक प्लेस पे करती हैं, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 200 से 2000 पर, पता नहीं ये प्रैक्टिकल कब होंगी। स्टिकर पनिशमेंट मिलेगा और इम्पोजिशन मिलेगी पेनल्टी मैन्युफैक्चर करने पे और इम्पोर्टिंग करने इलिसिट सिगरेट और टबैको प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। बिल अमेंड करता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का, जो रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग को, यूज़ को, सेल को, लाइसेंस करता है सिविल एयरक्राफ्ट को, और ये प्रोवाइड करता है स्टेटरी स्टेटस 3 प्री एग्जिस्टिंग बॉडीज़ को, दैट इज़ DGCA जो डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन जो ओवरसाइट करती है, रेगुलेट करती है फंक्शंस को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को, इन सभी को स्टेटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और ये एम्पावर करेगा DGCA को कि वो पेनल्टी लगा सकती है 1 करोड़ की तक की एयरलाइंस के ऊपर, एयरपोर्ट के उधर और अदर एविएशन एंटिटीज़। बेटिंग इंडिया के अंदर तो जो MOS है फॉर फाइनेंस हैज़ पिच फॉर लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैम्बलिंग लेजिस्लेचर क्या है इंडिया के अंदर, तो जो बैटिंग है वो टर्म है जो वैलिडेट करती है एक्ट ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो जुआबाजी होती है, गैम्बलिंग इज़ अ जनरल टर्म वाइल बैटिंग एक स्ट्रक्चर एग्रीमेंट है। पब्लिक गैदरिंग जो गैम्बलिंग एक्ट है 1867 का एक जनरल लॉ है, गवर्निंग गैम्बलिंग करता है इंडिया के अंदर। कोई स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ नहीं है जो गवर्न करता है ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है इंडिया के अंदर। और जो गैम्बलिंग है वो बैटलिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हाउएवर जो गैम्बलिंग है वो डिफाइन नहीं है अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो इंडियन लॉ डिस्टिंग्विश करता है हर गेम को टू बी अ गेम ऑफ स्किल एंड अ गेम ऑफ चांस। दिस डिफ्रेंशिएट फैंटेसी स्पोर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैटिंग। थस जो फैंटेसी स्पोर्ट है बैटिंग इज़ लीगल बिकॉज इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल। थस जो गैम्बलिंग है अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेचर उसमें इंक्लूड नहीं है कि घोड़े की रेस पे बैटिंग लगाना। गेम ऑफ स्किल्स एक्सक्लूड किया करता है गैम्बलिंग एक्ट को, और बाय द जो गेम ऑफ स्किल है वो एक्सक्लूड है गैम्बलिंग एक्ट में नहीं आता वो, और कोर्ट के जजमेंट में भी नहीं आता। जो लॉटरीज होती हैं वो भी रेगुलेट की जाती हैं लॉटरी लॉ ऑफ इंडिया के थ्रू। एंड इन फैंटेसी स्पोर्ट में योर ओपोनेंट्स आर अदर ह्यूमन प्लेयर्स रेदर देन बुक मेकर्स लाइक अ ट्रेडिशनल बैटिंग। और सिक्किम और नागालैंड ने एक्सप्रेसली भी परमिट कर दिया गया ऑनलाइन गैम्बलिंग को। हाउएवर जो दे आर ऑल्सो स्टेट लाइक तेलंगाना जो फॉलो करती हैं पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की टुवर्ड गैम्बलिंग, बहुत ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, UK, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने स्टेप लिए इस डायरेक्शन में और लीगलाइज करा, रेगुलेट किया बैटिंग को स्पोर्ट्स के अंदर। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने इन 2015 हैज़ एडवोकेटेड लीगलाइज करने के लिए बैटिंग इन क्रिकेट एंड मेकिंग मैच फिक्सिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। This was recently echoed by Law Commission in its 276 report. Hope आपको यहाँ तक पूरी crystal clear हो गया होगा. And if you have any doubt, just put in the comment section. I will definitely reply you within 24 hours. Please hit the subscription button and do like the video. Thank you.
Now we are going to start our topic number 7, that is important constitutional and statutory executive bodies in news. तो उसमें जो फर्स्ट बॉडी दी गई है डेट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA. तो न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. अब की फीचर्स क्या हैं कि NRA जो है वो कंडक्ट करेगी CET, डेट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गेजेट पोस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर. अब जो NRA क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बॉडी है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. इसे हेड किया जाएगा चेयरमैन ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से. आप ध्यान रखेंगे बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं रिगार्डिंग जैसे SSC, IBPS, बैंकिंग का होता है, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और फाइनेंस. तो ये 5 रिप्रेजेंटेटिव हो गए. जो CET है वो ट्वाइस अ ईयर, 2 साल, 1 साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा विद डिफरेंट CETs फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, और जो 10th पास हैं उनके रिगार्डिंग टू फैसिलिटेट वैकेंसीज एट वेरियस लेवल. इनिशियली जो CET है वो 3 एजेंसीज़ के रिगार्डिंग कंडक्ट किया जाएगा. जैसे आपको ऊपर मैंने बताया 3 मेजर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, RRB, IBPS का और SSC, बट लेटर इट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स. और जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा 12 लैंग्वेजेस में, इन 12 लैंग्वेजेस. CET विल बी फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट एंड द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years. जो स्कोर वैलिड होगा वो 3 साल के लिए होगा. अब स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन को एडवांटेज क्या रहेगा इसका, वो दिया गया कि ये बेसिकली आपको इसे देखने से पहले खुद ही पूछना चाहिए कि एक सिंगल एग्ज़ाम कर दिया गया. पहली चीज़ ये है कि मॉनेटरी जो फ़ी है, मतलब हर फॉर्म भरना होता था, तो उसका एडवांटेज होगा, आप सिंगल आपको फॉर्म भरना है. सेकंड थिंग कि डिफरेंट जो सेंटर्स के लिए आपको जाना पड़ता था वो नहीं होगा आपको, वो वहाँ पे आपकी टाइम सेविंग होगी. प्लस हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें बेनिफिट है कि सेंटर लगेंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, तो रिप्लेसेस मल्टीपल एग्जामिनेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन सेटिंग अप ऑफ एग्जाम सेंटर फॉर एवरी एग्ज़ाम. ये वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज करेगा बिकॉज हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा. बिकॉज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, देन गवर्नमेंट कैन पुट एक्स्ट्रा एफर्ट. सिंगल एग्ज़ाम रिड्यूस कर देगा रिक्रूटमेंट साइकिल को, और इंक्रीज़ कर देगा एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी. इससे ऊपर आपने खुद थिंकिंग किया था कि ये बर्डन ऑफ फी को फ्रॉम मल्टीपल एग्जाम टू सिंगल एग्जाम्स को रिड्यूस कर देगा. नेक्स्ट है आउटरीच एंड ऑसम फैसिलिटी विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिमोट एंड रूरल एरियाज. NRA ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा. नेक्स्ट है, इसमें इतना ही मेंशन है. अब नेक्स्ट है हमारे पास 7.2, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन. यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल मेडिकल कमीशन. इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ये इसने रिप्लेस किए जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को थी. इशू क्या था MCI के साथ, तो वही इशू जो कुछ रैंडम है ये, लेकिन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कुछ करप्शन होगा, पूरा रेगुलेशन रहेगी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. तो ये कमियाँ दिखाई गई हैं, तभी कुछ रिप्लेस करेंगे ये लोग. ये प्रोवाइड क्या करेगा फॉर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, कि ये इंश्योर करेगा. पहली चीज़ आप खुद सोचिए इसको भी कि क्वालिटी को इंक्रीज़ कराएगा, ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा. थर्ड होगा कि ये ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करेगा. तो वही होगा. अब देखते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च अडोप्ट करेगा. पीरियोडिक असेसमेंट करेगा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनका, और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल किए जाएगा. अब मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो इसमें 33 मेंबर्स होंगे. चेयरपर्सन होंगे जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे. 10 एक ऑफिशियो मेंबर्स होंगे. इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे अंडर ग्रेजुएट्स, और जो PGs जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे. मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा. जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर जनरल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. और 22 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, जिसमें जो 60% होंगे एटलीस्ट वो मेंबर होंगे मस्ट बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे. और मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाएगी अंडर द एक्ट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल. जो काउंसिल है उसका विल बी द प्राइमरी प्लेटफॉर्म थ्रू विच जो स्टेट और UT है वो अपने जो व्यूज़ होंगे, कंसर्न है, NMC के सामने रख सकते हैं. फर्दर जो काउंसिल है वो एडवाइस करेगी जो NMC है उन्हें मेज़र की जो डिटरमाइन करेगा एक स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए. अब फंक्शंस क्या होंगे कि ये रेगुलेटर
मेडिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल है उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ फ्रेम करेगा, कैसे ये इंस्टीट्यूट रेगुलेट होने हैं, एंड एसेस करेगा हेल्थ के रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग होनी है किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इंश्योर करेगा कंप्लाइंस बाय स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ रेगुलेशन मेड अंडर द बिल, एंड फ्रेमिंग गाइडलाइंस की डिटरमाइन करेगा फ़ी एटलीस्ट 50% सीट के लिए तो इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन और डीम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रेगुलेट की गई हैं बिल के अंदर। ऑटोनोमस बोर्ड भी सेटअप किया गया है अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। ईच ऑटोनोमस बोर्ड में होगा जो प्रेसिडेंट होंगे और 4 मेंबर होंगे, मतलब 4+1 क्राइटेरिया यहाँ पे, जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बोर्ड में कौन कौन सी हैं? अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड होगा, सिंपल है, एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा ये कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड है। पीजी जो ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड है सेटअप किया जाएगा रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट लेवल पे, जो अंडर ग्रेजुएट है एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल लेवल। नेक्स्ट है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, इंस्पेक्ट करने के लिए, रेटिंग देने के लिए। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जिससे कि कोड जो है हमारा प्रोफेशनल कोड उसे प्रमोट किया जा सके और मेडिकल जो एथिक्स हैं उनको देखा जा सके। सेकेंड थी कि मेंटेन करेगा नेशनल रजिस्टर लाइसेंस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं। ऐसे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है आफ्टर MBBS की प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे उसको भी। एंट्रेंस एग्जाम भी ये यूनिफॉर्म कंडक्ट कराएगा, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, NEET, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए। और जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है, जो एक्ट ऑल्सो मेंशन करता है डेट नेशनल एग्जिट टेस्ट विच इज़ टू गेन अ लाइसेंस, जो मैं भी आपको बता रहा था प्रैक्टिस करने के लिए आफ्टर द MBBS, वो सर्व करेगा एक एज एन एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए। लिमिटेड लाइसेंसिंग लाई गई है कि इसमें जो NMC है वो लिमिटेड लाइसेंस देगा सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर को जो भी कनेक्टेड होंगे कि प्रोफेशनल या मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन के साथ। और ये प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में स्पेसिफाई किया जाएगा, जो लास्ट लाइन में मेंशन है। होप आपको दोनों ही आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लक्ष्मीकांत में भी मेंशन है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और अलाउ कर दिया है जो NRC का इंटरवेंशन था सो मोटो, ये अभी हम इसकी पावर देखेंगे, ये सो मोटो भी इसके पास पावर होती है ऑन प्रॉब्लम एंड मिसरीज जो माइग्रेंट लेबरर्स थी इन द वेक ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन। इससे आपको सोनू सूद जी याद आ रहे होंगे। नेक्स्ट है अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑलरेडी आपको बताया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टेब्लिश हुई है अक्टूबर 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993। अब एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ SHRC और ह्यूमन राइट कोर्ट, ये प्रोटेक्ट किए जा सके ह्यूमन राइट्स को। अब फंक्शंस पावर है इसमें बहुत सही तरीके से हाईलाइट करके दिए गए हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएंगे इन कंपेरेटिव टू M लक्ष्मीकांत। फर्स्ट है NHRC इन्वेस्टिगेट करता है ग्रीवेंसेस, कभी भी वोलेशन हो गया ह्यूमन राइट्स का, आदर सो मोटो, ये खुद से भी कर सकता है या इसको पिटीशन रिसीव हुआ है तब भी कर सकता है। लेकिन जो भी वो वोलेशन हुआ है, वो जो मतलब कंप्लेन रिसीव होगी वो 1 साल के अंदर होनी चाहिए जब वो ग्रीवेंस अकरेंस हुआ है, वो इंसिडेंट हैपन हुई है, कैन इंटरवीन इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसमें एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट है कि ये विजिट कर सकता है किसी भी जेल और अदर इंस्टीट्यूशन में अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, देखने के लिए कि जो हमके कैदी है उनकी कंडीशंस क्या है, उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। रिव्यू कर सकता है सेफ गार्ड प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, सभी ह्यूमन गार्ड्स के रिगार्डिंग, और उसके लिए अपने सुझाव दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है कंपनसेशन पेमेंट का। लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है कि वो जो वोलेटर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के उन्हें पनिश कर सके, ना ही ये कोई उन्हें अवार्ड रिलीफ दे सकता है, इंक्लूडिंग मॉनिटरी रिलीफ ही नहीं दे सकता, ये केवल रिकमेंड कर सकता है। कैन अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, और ग्रांट कर सकता है इंटीरियम रिलीफ। और ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उसको सामने रखते हैं टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन से कौन सी बॉडीज़ रिपोर्ट रखती हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से NHRC एक है। रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2019 का, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस टू द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो
जो चेयरपर्सन पहले था कि इसमें जो बन सकते हैं जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हों, लेकिन इसमें अब चेंजेस किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। नेक्स्ट है कि 2 पर्सन होने चाहिए जिन्हें नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की। अब इसको 3 कर दिया गया है, लेकिन उसमें से एक है वुमेन होनी चाहिए। अंडर द एक्ट जो चेयरपर्सन हो वो वेरियस कमीशंस से होने चाहिए, सच एज के भी इसमें मेंबर्स होने चाहिए, लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ST एंड वुमेन एंड NHRC। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इसमें इंक्लूड कर दिया गया चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इंक्लूड किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज एज मेंबर ऑफ NHRC। अब चेयरपर्सन ऑफ SHRC देखा गया कि अंडर द एक्ट जो चेयरपर्सन होते हैं SHRC के वो पर्सन होते हैं हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो रह चुके हैं। और इसने अमेंड किया गया है कि इसमें वही सिमिलर होगा कि चीफ जस्टिस प्लस एज वेल एज जज ऑफ हाई कोर्ट। अब टर्म की बात की है कि जो एक्ट है स्टेट करता है कि जो चेयरपर्सन है एंड मेंबर है NHRC और SHRC वो होल्ड करेंगे ऑफिस 5 साल के लिए और टिल द एज ऑफ 70 ईयर, ये था पहले। और फर्दर जो एक्ट अलाउ करता है रीअपॉइंटमेंट करता है मेंबर ऑफ NHRC को और SHRC का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन अब चेंजेस क्या लिए गए कि इसने जो है टर्म रिड्यूस कर दिया 3 साल और एज है 70 ईयर्स, कोई भी विच एवर इज अर्लियर, और ये रिमूव कर देता है 5 ईयर लिमिट को फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसको रिमूव कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया कि सपोज़ कोई 67 है तो या 68 है सपोज़, और 70 ईयर पे अगर उसकी 2 साल बाद हो रही है तो वो 70 ईयर के बाद ही उसको हटा दिया जाएगा, ये नहीं कि उसको 3 साल पूरा किया जाएगा। तो उसमें से ये मतलब है विच एवर अर्लियर कि कोई भी फैक्टर आएगा सामने वो देखा जाएगा। यूटीज़ है के लिए क्या किया गया, ये प्रोवाइड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंफर्म कर सकती है कि जो SHRC ह्यूमन राइट फंक्शन है वो डिस्चार्ज किए जाएंगे यूटीज़ के द्वारा रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, और जो दिल्ली का है वो जो डील किया जाएगा वो NHRC ही करेगा। नेक्स्ट वी आर CBC, ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेंड करती है पब्लिक सजेशन टू द मिनिस्ट्रीज फॉर सिस्टमेटिक चेंजेस एंड सोर्स सजेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिव विजिलेंस के ऊपर फोकस किया जाए, जहाँ थी प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच की तरफ। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, फर्स्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए। इससे कमेटी इसको रिकमेंड किया था वो थी संथराम कमेटी, उसके एडवाइस पे इसको सेटअप किया गया था और इसको स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया था 2003 के अंदर। और ये मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर होते हैं, 1+2 का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। और ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं, और किसके बेसिस पे 3 मेंबर कमेटी, इसे आप ट्रिक्स याद करेंगे PLOC, सभी में ये लगेगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा, P इज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, C कैबिनेट मिनिस्टर होगा और बॉडीज़ में, लेकिन यहाँ पे लगेगा हमारा होम मिनिस्टर, इतना आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तो PLOC आपको याद रखेंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट न्यूज़ में है, रिसेंटली CBC ने अमेंड कराया अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो कि अडोप्ट करता है इंटीग्रिटी पैक्ट, एक निष्ठा दैट इज सम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस भी हम जब एथिक्स में पढ़ते हैं, इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ एंड रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम जो टेन्योर है IEM का 3 साल के लिए उसने रिस्ट्रिक्ट किया। अभी इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में बताया गया, एक विजिलेंस टूल है जिसका एक इन्वेस्टिज है, परिकल्पना है कि एक एग्रीमेंट हो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स एंड द बायर कमिटिंग बोथ द पार्टी नॉट टू एक्सरसाइज एनी करप्ट इन्फ्लुएंस ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि 2 पार्टीज़ के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नॉट टू एक्सरसाइज एनी करप्ट इन्फ्लुएंस, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है एश्योर की जाती है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के द्वारा। जो पीपल होते हैं वो आर पीपल ऑफ अनइम्पेजेबल इंटीग्रिटी। थस IP जो बहुत एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है, प्रोसेस भी है, और ये अडेप्टेबल है टू मैनी लीगल सेटिंग्स। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो सेकंड लॉ कमीशन है जो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूट की है, नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट थिंग, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैटूटरी बॉडी है, ये जो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है टाइम टू टाइम, दैट्स वाई ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई जाती है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो या सो मोटो भी अपनी मर्जी से भी रिसर्च कर सकते हैं भी किसी भी कानून की या लॉ एग्जिस्टेंस में जिसमें उसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए, बदलाव किया जा सके।
ये स्टडीज़ रिसर्च भी कर सकती है इन जुडिशियल रिव्यू सिस्टम में भी, जिससे भी अंदर कोई भी उसमें जो गलतियाँ उसको एलिमिनेट किया जा सके। टेन्योर जो कमीशन का होता है वो 3 साल का होता है और यूजुअली इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अगर हर 3 साल में। और इट इज़ एन एक एडवाइजरी बॉडी होती है ये, और उसके जो डिसीजन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो ब्रिटिश राज में बनाई गई थी इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके फर्स्ट चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, और जो रिकमेंडेड की गई थी फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ द आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें भी अभी डिस्कस भी करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू आईपीसी एंड सीआरपीसी। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो 1955 में बनी गई थी 3 सालों के लिए। जो चेयरमैन है इस कमीशन के वो थे मिस्टर MC Setalvad, who was also the first Attorney General of India. Now we have given the composition of Law Commission। तो इसमें 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं मेंबर सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। देन वी हैव सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वो अपना चेयरपर्सन की पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं टू द राज्यसभा। एंड नेक्स्ट है नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो टोटल ये हमारी इसकी कंपोजिशन मेंशन की गई है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। तो इसने रिपोर्ट रिलीज़ करती है ये अपनी क्राइम इन इंडिया। अब इसमें यहाँ पे ट्रेंड दिया गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना इंक्रीज़ हुआ है 7.3% फ्रॉम 2018 टू 2019। यूपी इसमें टॉप किया गया है, उसके बाद राजस्थान आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। देन वी हैव साइबर क्राइम्स, जिसमें इंक्रीज़ हुआ है 63.5%। क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंक्रीज़ हुए हैं 2018 टू 19। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी इंक्रीज़ हुए हैं, और देयर हैज़ बीन 1.6 इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस फ्रॉम 2018 टू 19। ऑफेंसेस अगेंस्ट जो स्टेट हैं वो कम हुए हैं फ्रॉम 11.3 फ्रॉम 2018 टू 2019। ये सही बात है, कम हुए हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सेटअप हुई थी 1986 में कि ये एज अ रिपोजिटरी, कि एज अ कलेक्शन इंफॉर्मेशन का क्रिमिनल्स और क्राइम का वो रख सके। ये रिकमेंड की गई थी टंडन कमेटी ने एंड नेशनल पुलिस कमीशन और NHA टास्क फोर्स के द्वारा। इसको फंक्शन दिया गया कि मॉनिटर कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और इम्प्लीमेंट करे क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS प्रोजेक्ट को। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में या थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। जो पहला एडिशन था क्राइम इन इंडिया, पूछ सकते क्राइम इन इंडिया कौन निकालता है, तो आप बताएंगे NCRB। वो निकाला गया था 1953 में। और जो लेटेस्ट एडिशन है रिपोर्ट टू द 2019, ये क्राइम रजिस्टर होते हैं अंडर द IPC और स्पेशल और लोकल लॉ, उन सबको कैप्चर करता है। इसमें इंक्लूड होती हैं एक्सीडेंटल केसेस और सुसाइड इंडिया के अंदर, प्रिजनर जो हैं उनका स्टैटिक्स, फिंगरप्रिंट्स भी, और रिपोर्ट मिसिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन का भी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि फंक्शन करना एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्राइम वही रिपोजिटरी है ये। नेक्स्ट है कि स्टोर करना, कोऑर्डिनेट करना, डिसेमिनेट करना इन्फॉर्मेशन। फंक्शन में ऑब्जेक्टिव में वही सकते हैं, पहले आपको याद रहना चाहिए कि ये रिपोजिटरी है। ये फंक्शन करती है एज अ नेशनल स्टोर हाउस फिंगरप्रिंट्स का, और ये एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन मैटर रिलेटेड टू फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स, और कंडक्ट करती है ट्रेनिंग कोर्सेज भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट वी हैव अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो न्यूज़ में रही है। कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, जेट CCRGA। ये सेटअप की गई सेंटर के द्वारा, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है टू लुक इनटू कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टीजमेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलता है, जैसे फेसबुक पे भी। और ये एम्पावर करती है कि एड्रेस करे कंप्लेंट को फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड सो मोटो अपनी मर्जी से भी ये अब एक्शन ले सकते हैं। तो रिसेंटली ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं जो ऐसा कमेटी सेटअप नहीं कर रही है, इवन आफ्टर गिविंग डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इशू किया ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि इसमें वही देखा जाएगा कि जो कैंपेन चल रहे हैं जितने, ये प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, आउटडोर, डिजिटल मीडिया, इनको रेगुलेट किया जाएगा। ये सेटअप की गई 2017 में बाय इंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट वाइल DAVP, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसमें DFP भी था और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन था। इसमें मैंडेट है कि ब्रांड करेंगे गवर्नमेंट को एज अ प्राइम फैसिलिटर ऑफ पीपल एम्पावरमेंट का और पोजिशनिंग ऑफ मैसेज।
through print media, outdoor digital media to realize the same. At last of this seventh आर्टिकल वी हैव नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो इसमें कैबिनेट ने मर्ज की है 4 फिल्म मीडिया यूनिट, जिसमें विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्गेनाइज किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके हमारे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को. अदर जो मर्ज हुई है वो है फिल्म डिवीज़न, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इंडियन फिल्म आर्चिज ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल. आपको इतना ही ध्यान रखना है, नॉट टू गेट इनटू द डीप इनसाइड. अब देखते हैं इसमें 8 हेडिंग जो है हमारी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ गवर्नेंस. तो इसमें फर्स्ट हमारा आधार. तो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है बाय 4-1 मेजोरिटी उन्होंने डिसमिस कर दिया प्लीज जो रिव्यू करता है जो 2018 का आधार वर्डिक्ट है. तो वो क्या था वो हम देखते हैं. तो 2018 वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सही ठहराया. तो इसमें वर्डिक्ट में क्या था? इन 2018 वर्डिक्ट जो सेंटर का फ्लैगशिप आधार स्कीम है उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड ठहराया गया था, मीन्स सही ठहराया गया, बट ऑल्टर सम ऑफ इट्स प्रोविज़न. इसमें कुछ प्रोविज़न चेंजेस किए गए थे, वो हम देखेंगे कि जैसे मैंडेटरी है या नहीं है ITR फिलिंग के द्वारा या पैन. तो वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आधार इज़ मैंडेटरी फॉर फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर. जो हमारा पैन नंबर होता है और ITR दोनों के लिए आधार मैंडेटरी कर दिया गया है. और स्टोरेज जो पीरियड है ऑथेंटिकेशन डाटा का उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है. अब 6 महीने का रखा जाएगा, नॉट ऑफ 5 ईयर्स. जो आधार है उसे मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है अब फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड गेटिंग मोबाइल कनेक्शंस. कोई भी कंपनी और प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो आधार आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं कहेंगी. और SC ने स्टक डाउन कर दिया प्रोविज़न अलाउ करना शेयरिंग ऑफ डाटा ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसको भी हटा दिया गया है. और जो आधार कार्ड है इज़ अ मस्ट फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. कि आधार कार्ड मस्ट है लाइक स्कीम PM किसान जिसमें 6,000 एनुअली पेमेंट मिलता है आपको. तो उस तरह की जो भी ये स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग आधार का होना मैंडेटरी कर दिया गया है. एंड प्ली आर सीकिंग रिव्यू कि कहता है जो प्ली था कि वो 2018 वर्डिक्ट को रिव्यू करें 2 ग्राउंड पे. पहला है कि जो स्पीकर का डिसीजन है डिक्लेयर करना कि एक प्रपोज लो मनी बिल है वो फाइनल होता है और कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में. तो इस ग्राउंड पे लेकिन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अंडर ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, कुछ कंडीशंस में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है. और आधार जो टारगेटेड डिलीवरी है वो फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट और सर्विसेज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग वो करेक्टली सर्टिफाइड करता है एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 जो हमने M लक्ष्मीकांत पार्लियामेंट चैप्टर में भी डिस्कस किया है. तो ये आधार जो एक्ट है एज अ मनी बिल है और सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो आधार एक्ट है वो राइटली मनी बिल ही कहा जाएगा. अब आधार के बारे में देख लेते हैं कि एक वेरीफिकेबल 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो इशू किया जाता है बाय UIDI दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, वेरी इंपॉर्टेंट. और जो UIDI है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो इस्टेब्लिश की जाएगी अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. पहली चीज़ जो आधार कार्ड होता है ये आपको सिटीजनशिप का नहीं बताता. आप आधार के अपने फर्स्ट पेज पे देखेंगे और आप टेलीग्राम चैनल अदर टिप्स फॉर IAS पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे वो इमेज शेयर की गई है कि आधार आइडेंटिटी जो होता है कैन नेवर बी द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप. आधार कलेक्ट करता है 4 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे नगा. इसमें द नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस अलोंग विद बायोमेट्रिक डाटा. इन एडिशन जो आधार है वो क्रिएट करता है न्यू फीचर सच एज वर्चुअल ID का कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए. और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आधार का है टू इम्प्रूव करना अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विस. मीन्स वो आपके पास एक्यूरेट डाटा होगा तभी इतने लोगों को सर्विस चाहिए तभी आप उनको दे पाएंगे. और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मेंशन है कि 95% जो अडल्ट है उनके पास आधार है और जो 75% चिल्ड्रन है उनके पास आधार है. 8% जो पीपल हैं डू नॉट हैव आधार. और एन एस्टिमेट जो इनका बैठता है 8% का वो है 1.102 मिलियन पीपल. और 80% जो बेनिफिशियरी है आधार के उन्हें लगता है कि जो आधार की वजह से PDF राशन और MGNRA की एंड सोशल पेंशन्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है. और रिसेंटली जो आधार है और अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उससे पास किया पार्लियामेंट के द्वारा
जिसने कि रिप्लेस करे एक ऑर्डिनेंस जो प्रोमोगेट हुआ था इन मार्च 2019। अब इस एक्ट के की फीचर्स क्या है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार नंबर होल्डर्स की वो कर दी गई। इट अलाउ ऑफलाइन वेरिफिकेशन इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बिना ही विदाउट ऑथेंटिकेशन थ्रू मोड्स ऑफ जो स्पेसिफाई किए गए यूआईडीआई के द्वारा। वॉलेंटरी यूज़ है कि इंडिविजुअल वॉलेंटरी यूज़ कर सकता है अपना आधार नंबर अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, या तो कोई ऑथेंटिकेशन के थ्रू या ऑफलाइन वेरिफिकेशन, दोनों उसके पास चॉइस है। ऑथेंटिकेशन इंडिविजुअल आइडेंटिटी का आधार के थ्रू फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस वो मैंडेटरी कर जा सकता है ओनली बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें मैंडेटरी नहीं है फॉर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कराना। अब अमेंड किया इसने टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, टू स्टेट दैट जो पर्सन है विद लाइसेंस टू मेंटेन टेलीग्राफ बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट बाय ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन वेरिफिकेशन आधार और अमंग अदर। तो वही सेम चीज़ है वो इस एक्ट में भी डाल दी गई है। और क्लाइंट जो है उनके पास चॉइस है, आइदर वो किसी भी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन के वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अदर they can use offline or any authentication. No person shall be denied any service for not having आधार कार्ड, और किसी भी पर्सन को सर्विस के लिए मना नहीं किया जाएगा अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है। नेक्स्ट है एंटिटीज यूजिंग आधार कि एंटिटी मे बी अलाउड टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार अगर जो यूआईडीओ है वो सेटिस्फाई है कि जो कंप्लेन है विद सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी और नॉट एंड और परमिटेड बाय लॉ और सीकिंग ऑथेंटिकेशन फॉर अ पर्पस जो स्पेसिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कि वो अलाउ कर सकता है। जो इसमें दिया हुआ एंटिटीज़ जो आधार हैं यूज़ कर रही हैं, तो एक एंटिटी वो अलाउ कर सकती है कि वो ऑथेंटिकेशन करेगी, मतलब उन्हें वेरीफाई करेगी। वो कब कब कि जो अगर जो यूआईडी है सेटिस्फाई है कि जो कंप्लेंट है स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी या उसे लॉ ने परमिट किया है, या जो ऑथेंटिकेशन है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब जो आधार नंबर है चिल्ड्रन का वो कैसे यहाँ पे है कि एट द टाइम ऑफ एनरोलिंग अ चाइल्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर, जो एनरोलिंग एजेंसीज होती है वो कंसल्ट करती है पेरेंट या गार्जियन को, और आफ्टर 18 ईयर्स का जब वो हो जाता है तो चाइल्ड अप्लाई कर सकता है अपने कैंसिलेशन के लिए, बिकॉज उसके बाद उसको अपना हो जाएगा बन जाएगा। अब डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्टेन केसेस में अलाउ कर सकता है डिस्क्लोजर, ओनली अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या उनसे अबव कोर्ट्स का। अब डायरेक्शन फॉर डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेड बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी, कि इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोजर करनी है रिगार्डिंग कुछ भी तो वो तभी की जाएगी इन द नेशनल इंटरेस्ट में, और वो तभी की जाएगी जब वो किसी ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर किया गया हो और जो सेक्रेटरी के रैंक से नीचे ना हो। यूआईडीआई फंड क्रिएट किया गया है, ये क्रिएट करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड। सभी फीस ग्रांट और चार्जेस जो रिसीव होते हैं यूआईडीआई के द्वारा वो इस फंड में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और जो यूआईडीआई यूज़ कर सकता है इससे एज एक्सपेंसेस ऑफ द यूआईडीआई इंक्लूडिंग सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंप्लेंट क्या है कि ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को, और कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं कुछ सर्टेन केसेस में, इंक्लूडिंग इन इम्पर्सोनेशन और डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी, कि अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की कर दी जा रही है कहीं, उसका गलत यूज़ किया जा रहा है रिगार्डिंग, वो कंप्लेन कर सकते हैं। और उस यहाँ पे डिफाइन किया गया आधार इकोसिस्टम इंक्लूडिंग एनरोल करना एजेंसीज को, रिक्वेस्ट करना एंड ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। पेनल्टीज़ क्या है, जो यूआईडी है इनिशिएट कर सकता है कंप्लेंट अगेंस्ट किसी भी आइडेंटिटी के इन द ये आधार इकोसिस्टम, अगर वो फेलियर हो जाती है कि जो एक्ट है वो आधार का जो यूआईडी की डायरेक्शन दी गई है उसे कंप्लाई नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। नेक्स्ट है फर्निश करता है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द यूआईडी, तो सिमिलर है यूआईडी के डायरेक्शन उससे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वो यूआईडी के पास पावर है तो कि वो उसको पनिश कर सकती है। और टेलीकॉम जो डिस्प्यूट सेटलमेंट और एपलेट ट्रिब्यूनल है वो एपलेट अथॉरिटी है जो डिसीजन सुनाती है एज एडजुकेटिंग ऑफिसर, जो होते हैं यहाँ पे अथॉरिटी है अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एडजुकेटिंग ऑफिसर। तो ये ट्रिब्यूनल है कि जो डिसीजन मेकिंग ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिशन कर्मयोगी। तो न्यूज़ में क्या रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मिशन कर्मयोगी जहाँ भी आएगा तो आपको कीवर्ड याद रहना चाहिए, दैट इज सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। अब सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, फाइनेंशियल अलोकेशन किया गया 46 सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए जिसका अमाउंट होना है यहाँ पे 410.86 करोड़ जो स्पेंड होगा 5 सालों में। और जो ये मल्टीलेटरल असिस्टेंस होगा कि डिफरेंट सोर्सेज से इसको किया जाएगा। कोर इसमें प्रिंसिपल्स क्या है कि रूल बेस से रोल बेस ट्रांसफ़र किया गया है। ह्यूमन राइट मैनेजमेंट कि इंडिविजुअल के
देखते हुए बाय अलाइनिंग वर्क अलोकेशन सिविल सर्वेंट का बाय मैचिंग देयर कॉम्पिटेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, कि रूल बेस से रोल बेस किया गया कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं, रोल बेस की इंडिविजुअली उसकी कॉम्पिटेंस देखी जाएगी और उसके ही बेसिस पे उसे जो वर्क है वो अलोकेट किया जा रहा है। एम्फिसाइज कर रहे हैं ऑन साइट लर्निंग टू कम्प्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग, ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है। और क्रिएट करें इकोसिस्टम जिससे शेयर्ड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन हो सके। जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे आप इसको रिवाइज करेंगे तो जो भी ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पोर्शन है आप यहीं पढ़ते चले जाइए और वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, कि जब आप इसको एक बार कंप्लीट देख लेंगे तो 1.5x में इसको सेकंड रिवीजन कर सकते हैं 2x में, तो आपको ये जो याद रहेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वही हाईलाइटेड रहेंगे। तो ये नेक्स्ट इसमें टू कैलिब्रेट ऑल सिविल पोजीशन टू अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एक्टिविटी एंड कंपिटेंस। और इसमें नेक्स्ट है कि ये मेक करता है अवेलेबल सभी सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी जिससे वो मजबूत कर सकें अपना बिहेवियर फंक्शन और डोमेन कॉम्पिटेंसी की, जिसमें वो क्षमता है जिन किस एरिया में काम करने की उसे और मजबूत कर सकें। और ये अनेबल करता है सभी सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट को कि वे अपना डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज टुवर्ड क्रिएशन कॉमन इकोसिस्टम का। और एनकरेज करता है एंड पैटर्न बेस्ट इन क्लास लर्निंग इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ को भी। अब प्रोग्राम जो है वो डिलीवर किया जाता है बाय सेटिंग अप ऑफ आई गोट, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल। और ये प्रोवाइड करता है क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अदर सर्विस मैटर्स क्या क्या है इसमें कि प्रोबेशन पीरियड के बाद कंफर्मेशन, डिप्लॉयमेंट, वर्क असिस्टेंट, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये सब इसके थ्रू होता है। और एक अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन जो फ्रेमवर्क है विल ऑल्सो बी पुट इन प्लेस फॉर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सो एज टू जनरेट अ डैशबोर्ड व्यू ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये एज अ डैशबोर्ड भी वर्क करता है जहाँ पे एक एज अ डिपोजिटरी हो जाती है ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल का यहाँ पे क्रिएशन है, ये सर्व करेगी एज ए एपेक्स बॉडी जिससे कि एक डायरेक्शन दी जाएगी टू द टास्क ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, किसके अंडर में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसके अंदर सिलेक्टेड ये यूनियन मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर्स, एमिनेंट पब्लिक HR प्रैक्टिशनर्स होंगे, थिंकर्स होंगे, ग्लोबल थॉट लीडर्स होंगे एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज होंगे। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में बताया, इसका रोल क्या होगा कि असिस्ट करेगी जो ऊपर की ये काउंसिल है उसको इन अप्रूविंग द एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को, जो एनुअली प्लान बनाए जाएंगे, एंड कोऑर्डिनेट करेगी, सुपरवाइज करेगी इसका प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी। नेक्स्ट है कि ये एक्सरसाइज करेगी फंक्शनल सुपरविजन ओवर ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर एज अ सुपरविजन जो करेगी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डील करते हैं विद द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग में। क्रिएट करेगी शेयर लर्निंग रिसोर्सेज, वही एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। और एक सेट करेगी नॉर्म्स की कॉमन मिड कैरियर ट्रेनिंग फ्रॉम अमंग ऑल सिविल सर्विसेज। सजेस्ट करेगी पॉलिसी इंटरवेंशन रिगार्डिंग द एरियाज ऑफ HR मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आपको वही याद रखना है कि जो काउंसिल बनाई है उसको ये असिस्ट करेगी उसके एनुअल प्लान बनाने में और उसको कैसे असिस्ट करना है। देन ये एक सुपरवाइज करेगी सभी ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन है। थर्ड भी है एक रिसोर्सेज और एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, नॉर्म्स बनाएगी। फोर्थ भी है एक सजेस्ट करेगी पॉलिसी इंटरवेंशन जो HR मैनेजमेंट के एरियाज में रिक्वायर्ड है जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। नेक्स्ट वी हैव SPV, दैट इज़ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये सेटअप किया जाएगा अंडर सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल एसेट और iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। कोऑर्डिनेशन जो यूनिट है उसको हेड कौन करेगा, दैट विल बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। तो विसल ब्लोअर कौन होते हैं, ये होते हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर करते हैं रिगार्डिंग द करप्शन, तो उनकी प्रोटेक्शन करना रिक्वायरमेंट है। रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो सभी कॉरपोरेट हैं कि उनको एनकरेज करना चाहिए विसल ब्लोइंग का जो मैकेनिज्म है कि उससे बिल्कुल ही करप्शन फ्री और भी जो नेगेटिविटी है सब रिमूव हो सकते हैं, और प्रोवाइड करें एक एडुकेट सेफ गार्ड विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। विसल ब्लोइंग होता क्या है यहाँ पे दिया गया है, विसल ब्लोइंग एक एक्ट है कि अटेंशन देना किसी पब्लिक अथॉरिटी और फिगर का कि कोई गलत चीज़ हो रही है उसके तरफ, इंक्लूडिंग करप्शन, फ्रॉड एंड एथिकल एक्टिविटी विद इन पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिस्पेक्ट में जो विसल ब्लोअर है वो कोई भी हो सकते हैं, करंट भी, फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, गुड और सर्विसेज के सप्लायर भी हो सकते हैं और वॉलंटियर भी हो सकते हैं। अभी मैकेनिज्म इंडिया में क्या है, तो ये एक्ट है 2014 का,
ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन कि हरेसमेंट टू पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन, कि जो पर्सन डिस्क्लोज कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसको विसल ब्लोअर बोला जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन तो नेसेसरी है। और विलफुल मिसयूज़ ऑफ पावर, कि ऑलरेडी मान लो किसी पब्लिक सर्वेंट का वो एक्सपोज कर रहा है, तो जो पर्सन ऑलरेडी पावर में है तो उसके लिए उसे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और ये प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड डेफिनेशन विसल ब्लोअर की, और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बियॉन्ड है, उसमें इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर भी आते हैं और प्राइवेट पर्सन भी इंक्लूड हो जाता है। और पर्सन में मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, किसी पब्लिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो डिस्क्लोज कर सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रोहिबिट भी है। और ये प्रोवाइड करता है एक सिस्टम टू एनकरेज पीपल, कि वही सिंपल कि एनकरेज करेगा जिससे वो डिस्क्लोज कर सकें अबाउट द करप्शन और विलफुल यूज़ ऑफ पावर किसी पब्लिक सर्वेंट का, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अप्लाई नहीं होता आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन में, जैसे मैंने आपको कहा था कि हाईलाइटेड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब डिस्क्लोजर्स जो होंगे कैन बी राइटिंग में भी किया जा सकता है या ईमेल मैसेज के थ्रू भी किया जा सकता है, एंड कंटेन फुल पर्टिकुलर एंड अकम्पेन्ड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें सब होना चाहिए। और कोई भी नेक्स्ट है कि एनी पर्सन एग्री बाय एनी ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर वो खुश नहीं है किसी भी अथॉरिटी के जवाब से तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि कोई भी पर्सन और पब्लिक सर्वेंट हु हैज़ मेड अ डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट इज़ विक्टिमाइज बाय द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि उसे ही विसल ब्लोअर को उसका प्रोटेक्ट किया जा सके। और कोई भी पर्सन वो जो नेग्लिजिबली रिवील करता है आइडेंटिटी कंप्लेंट की वो पनिशेबल है, कि इसमें होता है कि जो विसल ब्लोअर होते हैं तो वो जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो बात सच होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें फिर 30,000 का जो फाइन होता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो इसी बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट बिल था 2015 का वो लोकसभा में लाया गया जिससे 2014 के एक्ट को अमेंड किया जा सके, लेकिन ये लैप्स हो गया बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन 2019। SCBI PIT, दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेनिंग रेगुलेशन, कि टू रिवार्ड विसल ब्लोअर और अदर इन्फॉर्मेंट्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस। अब इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता होना चाहिए, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या किया जाता है कि ऑलरेडी जो कंपनी के अंदर का जो कुछ होना है तो बिफोर द शेयर मार्केट तो उससे पहले ही इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, जो कि अनएथिकल है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर करता है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी वाइल इन पोजीशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है कि जो कंपनी एक्ट होता था 2013 का, ये बताता है मैंडेटरी एंटिटीज़ जो लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में कि वो एक ऑडिट कमेटी सेटअप करें जिससे कि विसल ब्लोअर कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। नेक्स्ट भी है IPC एंड CRPC, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो जो 5 मेंबर कमेटी है जिसे हेड कर रहे रणवीर सिंह, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विच लुकिंग एट द स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ क्रिमिनल लॉज IPCs एंड CRPCs। तो इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट IPC डिफाइन करता है किसी क्राइम को, उसका जो प्रोसीजर है डेट वो मेंशन इन CRPC। बैकग्राउंड क्या है कि ऑफिशियल क्राइम कोड है इंडिया का, और जो CRPC है वो इनेक्ट हुआ था 1973 में, दो इनिशियली क्रिएट हुआ था इन 1882। ये ड्राफ्ट हुआ था इन 1860 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इस कवर करता है सभी सब्सटेंसिव एक्सपेक्ट, वही डेफिनेशन। यहाँ पे प्रोसीजर होगा, ये मशीनरी है, एविडेंस कलेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, इनोसेंस और पनिशमेंट। कौन रिव्यू कर सकता है? पहला है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, वो रिव्यू करेगा। और BPRD जो है सेटअप किया गया था 1970 में 1970 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेक्स्ट वी हैव वन नेशन एंड वन राशन कार्ड। न्यूज़ में भी है बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ कोविड रिलीफ पैकेज COVID-19 आउटब्रेक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम होगा सभी स्टेट और UT में बाय मार्च 2021। तो राशन कार्ड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है, इशू किया जाता है किसी भी अथॉरिटी और ऑर्डर के अंडर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, फूड जो प्राइस शॉप्स होती हैं एट अ सब्सिडाइज रेट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है डिस्टिंक्टिव राशन कार्ड देती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी की ये APL बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अंत्योदय फैमिलीज, एंड कंडक्ट करती है पीरियडिकल रिव्यू और चेक करती रहती है राशन कार्ड्स को। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है ये, इट हैज़ बीन बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन व्हेन अप्लाइंग फॉर अदर डॉक्यूमेंट लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इलेक्टोरल रोल में इंक्लूजन के लिए ऐसा ये आइडेंटिफिकेशन यूज़ हो जाता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इस सिस्टम के बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड बेनिफिशरी जो हैं
वो क्या है, वो उनको हेल्प हो जाएगी। दे विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन फ्रॉम एनी PS अक्रॉस कंट्री। अभी क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रेजेंट पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन कार्ड होल्डर होता है वो केवल फेयर प्राइस जो शो होती है पर्टिकुलर उस लोकेलिटी में वहीं से ले सकता है। लेकिन अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड तो वो ऑल अक्रॉस कंट्री जितनी भी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फेयर प्राइस शॉप्स हैं उसमें से किसी से भी ले सकता है। और जो ये पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप है ऑन माइग्रेशन, ये रिकमेंड करता है कि पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि यू मोबिलिटी ऑन द सेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसका बेनिफिट हो। इन 2017 में इसने रिकमेंड किया था। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2018 के अंदर। ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये देख लेते हैं पहले। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फर्स्ट थिंग इंप्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंटेशन नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी का, जैसे ये फेयर प्राइस हो पे कहीं से भी लिया जा सके अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और क्रिएट करना एक नेशनल लेवल डाटा रिपोजिटरी फॉर डी डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी डाटा, कि एक जगह ही सारी इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि डुप्लीकेशन और जो एफिशिएंसी है दोनों ही एफिशिएंसी बढ़ सके, डुप्लीकेशन कम हो सके, और यूज़ किया जा सके एडवांस डाटा एनालिटिकल टेक्नोलॉजी का टेक्निक्स का टू ब्रिंग अबाउट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कि वही जितना बेटर डाटा होगा, जितना बेटा हमारे पास स्टेटिक्स होंगे उतना ही बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जो न्यू सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करेगा बेनिफिशियरी किसके थ्रू, बाय बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो EPOS के डिवाइस के थ्रू होगा जो SPS पे लगे हुए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल। और इसके अंदर एक माइग्रेंट है उसे केवल अलाउ किया गया कि उसके फैमिली के कोटा का मात्र 50% ही वो ले सकता है। ये इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल सारा ही जो फैमिली कोटा है उसे ना यूज़ कर ले। वंस जो 100% आधार सीडिंग है और 100% इंस्टॉलेशन जब हो जाएगा EPOS डिवाइस का, तो नेशनल जो पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड की वो एक रियलिटी बन जाएगी। कंट्री वो अभी जो 17 स्टेट और UT में ही चल रहा है। इसके बेनिफिट क्या है कि ये प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन द स्टेट और स्टेट और दो स्टेट के बीच में, एंड विद इन द स्टेट ऑफ राशन कार्ड बेनिफिट हो सकेगा। ऑल इंडिया लेवल पे ही हो गया है। और इंटर जो स्टेट पोर्टेबिलिटी है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल का ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इंटर स्टेट किसके थ्रू होगा, ये होगा अन्न वितरण पोर्टल के थ्रू। तो जो इंटर स्टेट है बिटवीन द स्टेट वो IMPDS पोर्टल के थ्रू होगा, एंड बिटवीन एंड विद इन द स्टेट ये होगा अन्न वितरण पोर्टल के थ्रू। अन्न वितरण पोर्टल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया जिससे डिस्प्ले किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो EPOS डिवाइस के थ्रू हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडाइज का फूड ग्रेन्स का बेनिफिशियरी को। और ये पोर्टल शो करेगा ऑल इंडिया पिक्चर आधार आइडेंटिफिकेशन का वो बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिट ले रहे हैं। और ये हेल्प करेगा रिमूव बोगस जो फेक रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको, और ये कंट्रोल करेगा राइजिंग फूड सब्सिडी बिल बाय प्रिवेंटिंग लीकेज। नेक्स्ट वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। दिस मार्क अ शिफ्ट इन अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिसका हक है वो उसको मिलेगा। एक्ट लीगली एंटाइल करता है कि जो 75% है रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन रिसीव करेगी जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर द TPDS दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अबाउट 81 करोड़ जो पर्सन है उनको एंटाइटल किया गया कि वो खरीद सकते हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन। चावल एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर kg, राइस एट द ₹3 पर kg, wheat at ₹2 per kg, and coarse grain at ₹1 per kg from their designated FPS of TPDS। और ये ऑपरेट होगा अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट की। सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये फूड ग्रेन का अलोकेशन देखती है टू द स्टेट और UT, उसका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखती है डेजिग्नेटेड डिपोर्ट पे, और प्रोवाइड करती है सेंट्रल असिस्टेंट स्टेट और UT को कि वो कैसे डिलीवर करेगी जो ये फ्रॉम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से टू द डोर स्टेप ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या हैंडल करती है, ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, मतलब ये एलिजिबल जो फैमिलीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इशू करना राशन कार्ड का, और जो फेयर प्राइस शॉप है उसको सुपरविजन करना। वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये पूछ लिया जाता है कि हु इज़ सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप, तो आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगे। तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में दिया गया, ये 1997 में लॉन्च हुआ था। फोकस करता है पुअर को। अंडर TPDS बेनिफिशियरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया,
APL एंड BPL, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। और जो अंत्योदय अन्न योजना है वो 2000 में लॉन्च की गई थी, जिससे कि ये TPDS को ज़्यादा फोकस और टारगेट बनाया गया था। तो पूरा सुविधा पुअर फैमिलीज़ को यहाँ पे टारगेट किया गया था, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज। तो न्यूज़ में क्या है, दे आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड। जो मोनोपोलिस्टिक पावर है बिग टेक की, मतलब ये सिंगल ही ये अपना मोनोपोली बना रहे हैं, उसको ये गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, तो IT एक्ट 2000 का, देन वी हैव कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट। जो IT एक्ट 2000 का वो गवर्न करता है सभी एक्टिविटी रिगार्डिंग रिलेटेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कवर करता है सभी इंटरमीडिएटरीज को जो इसके बीच में आते हैं, जो प्ले करते हैं एक रोल इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। और ये कंफर्म करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे कि पावर वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन, कि इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग जो भी स्टोर हो रिगार्डिंग कंप्यूटर रिसोर्स को जो यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को। नेक्स्ट जो कंपटीशन कमीशन है, ये प्रमोट करता है, सस्टेन करता है एनेबलिंग कंपटीशन कल्चर, कि ये देखता है कि ये कोई कंपटीशन को एज अ मोनोपोली तो नहीं कर रहा है, डिटरमाइन करता है वैसे एक जो टेक आइडेंटिटी है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ तो नहीं कर रही है। एंड नेक्स्ट है एम्पावर करता है कमीशन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि डिवाइड कर सके डोमिनेंट फर्म को, इंश्योर करेगा कि जो सच फर्म है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ ना करे। वही है लुक इनटू FDI केस इन B2C एंटरप्राइज, ये देखता है हमारा इंफॉर्मेशन ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देन वी हैव इंटरनेट शटडाउन। तो न्यूज़ में क्या है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय UK बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 VPN, जो इंटरनेट शटडाउन है 2020 में, उसमें जो कॉस्ट पी इंडिया को दैट इज़ $2.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 70% जो टोटल लॉस है ऑफ $4 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो प्रोविज़न रिगार्डिंग क्या है, बिफोर 2017 देखेंगे, उसके बाद आफ्टर। तो पहले हैं जो सेक्शन 144 है CRPC का, वो 5 या उससे ज़्यादा लोगों की एक जगह मिलना, असेंबली होना, उसको बैन करता है। और ये जो प्रोविज़न है इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। और ऑर्डर कौन कर सकता है, ये DM या SDM या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर है बाय द स्टेट। अब शटडाउन का ड्यूरेशन क्या है, एज पर सेक्शन 144 नॉट मोर देन 2 मंथ और अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन, कि मैक्सिमम 2 महीने तक और 6 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है अगर स्टेट के ऑर्डर के ऊपर। लेकिन 2017 के बाद जो टेम्प्रेरी सस्पेंशन, ये एक्ट है यहाँ पे रूल है, टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 का। तो जो न्यू रूल्स है वो अमेंड करता है सेक्शन 7 ऑफ IT एक्ट 1885 का। डिस्पाइट द 2017 का जो रूल्स है, गवर्नमेंट ने ऑल्सो यूज़ करती है ब्रॉड पावर्स जो सेक्शन 144 की है, जो हमने ऊपर डिस्कस करी, कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल को जो बैन होता है, ओनली जो ये होम मिनिस्टर सेक्रेटरी होते हैं यूनियन या स्टेट के, वो पास कर सकते हैं, जिसको रिव्यू किया जाता है कमेटी के द्वारा विद इन 5 डेज। और किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में जो ऑर्डर है वो इशू किया जा सकता है, कि अगर कोई ही अर्जेंट सिचुएशन है किसी ऑफिसर के द्वारा जो रैंक हो जॉइंट सेक्रेटरी और अबव, जिसे ऑथराइज़ किया गया बाय सेंटर और स्टेट होम सेक्रेटरी के द्वारा। अब इसमें यहाँ पे मेंशन है कि ये ड्यूरेशन का शटडाउन यहाँ देख चुके हैं। और जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेली सर्विसेज एक्ट है 2020 का, ऑर्डर करता है टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अदर प्रोविज़न क्या दिए गए, कि जो सेक्शन 69A है ऑफ IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का, वो पावर देता है गवर्नमेंट को, गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक पर्टिकुलर वेबसाइट नॉट द इंटरनेट एज अ होल, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में एक्शन लिया भी है। रिव्यू कमेटीज़ क्या है, एट स्टेट लेवल एट सेंट्रल लेवल। तो रिव्यू कमेटीज़ जो स्टेट लेवल पे होंगी उसमें चीफ ये कैबिनेट सेक्रेटरीज होंगे, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होंगे। सेंट्रल लेवल पे चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी लॉ और लीगल रिमेम्बरेंस होंगे इंचार्ज लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट अदर देन होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट वी हैव डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो ये डिपार्टमेंट जो फर्टिलाइजर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर, उसे सेकंड रैंक मिली है अमंग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, और थर्ड मिली है अमंग द 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑन डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो होता क्या है, ये सर्वे करता है, असेस करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो इंप्लीमेंट कर रही है डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स को। तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय DMO। तो ऐसे याद रख सकते हैं रोमियो से आप DMO, तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग के अंदर है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है,
कि एसेस करना डाटा की प्रिपेयर्डनेस की जो भी मिनिस्ट्री इन स्कीम के रिगार्डिंग जो डाटा प्रिपेयर कर रही हैं तो उसको देखते हैं कि कितना प्रिसाइज है वो। उससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है इंप्रूव करें इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। एज आई सेड कि जितना वो डाटा स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट होता है उतना ही उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का सही होता है। कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स मतलब इतना की रिक्वायरमेंट है इतना हमें देना है उनको। वेरियस जो प्रोग्राम है इंप्रूव करते हैं वही डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही नेट ग्रिड, इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम एंड DNA एंड बिग डाटा एनालिस्ट, इन सबको इम्प्रूव किया जाता है। और मेजर जो थीम्स है ऑफ डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स उसमें इंक्लूड क्या क्या है, उसमें डाटा जनरेशन है, डाटा क्वालिटी है, यूज़र टेक्नोलॉजी का डाटा एनालिसिस है, यूज़ एंड डिसमिनेशन है, डाटा सिक्योरिटी है और HR कैपेसिटी एंड केस स्टडीज़ है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो रिसेंटली नीति आयोग ने एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल को एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ये क्रॉस फंक्शनल है अपन नॉलेज में कि मैनेज करता है वेरियस डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया है। और जो प्रोग्राम को मैनेज करना होता है वो स्ट्रेटेजिक होता है नेचर में, वाइल जो प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है वो टेक्निकल नेचर में होता है। होप यू हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। Don't forget to subscribe the channel and hit the like button. You can also join us on our Telegram channel @tips for IAS। इसमें इसके बारे में दिया गया है कि ये एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है रिगार्डिंग ये है इंफ्रा डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा और प्रमोट करेगा कि प्रोफेशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वर्कफोर्स बिल्ड करेगा ऐसे प्रोफेशनल्स की। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए ये परिकल्पना करता है, रिसर्च करता है रेडिकल रिफॉर्म्स इन द वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे कीवर्ड बार बार आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हेल्प करेगा डेवलप करने में गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन रिबस्ट गवर्नेंस एंड रिड्यूस करेगा कॉस्ट और वेस्ट मटेरियल को विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये क्लियर हो गया। फर्स्ट ये नीति आयोग और क्वालिटी जो काउंसिल ऑफ इंडिया है वो लॉन्च किया है उसने, इतना ही आपको पहले याद होना चाहिए बिकॉज इसमें से ही वो ऑब्जेक्टिव उठा लेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड थिंग ये रिगार्डिंग है इसमें जो है कि ये एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इन दोनों ही ये इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल जो एलिमेंट अलग अलग हैं उनको, सो डैट एक मैक्सिमम आउटपुट रेजोनेंस की तरह निकल के आ सके। एट लास्ट वी हैव अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ई ग्राम स्वराज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायत उसने ये पोर्टल लॉन्च किया है जिससे मजबूत की जा सके ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। इसका एम है कि बेटर ट्रांसपेरेंसी देना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में। वो एक सिंगल विंडो मिल जाती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी पूरी पंचायत की, डिटेल्स पंचायत फाइनेंसेस की, एसेट एक्टिविटीज़ की। और फॉर 2020-21 अराउंड 2.43 लाख ग्राम पंचायत ने फाइनलाइज कराया अपना जो GPDP है, जैसे GDP होता है तो ऐसे ही ग्राम पंचायत लेवल पे जो हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, नोट ये GDP, ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको फाइनलाइज करते हैं। तो इसके जो भी इन्फॉर्मेशन है ये पूरा एक सिंगल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव पाई दैट इज़ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। इसको रिलीज़ कर दिया जाता है बाय द नॉन फॉर प्रॉफिट एक जो एजेंसी है बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर के थ्रू। और ये डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से डाटा लिया जा सकता है रिगार्डिंग द की स्टेट और UT की क्या रैंक है ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज की जाती है यूजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 पिलर पर डिफाइड करता है EGS दैट इज़ इक्विटी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस सेंस की जो आज भी हम यूज़ करें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सही हो। लार्ज स्टेट कैटेगरी में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार टॉप बॉटम में रही हैं। स्मॉल स्टेट में गोवा ने फर्स्ट आई है और मणिपुर रैंक लास्ट। चंडीगढ़ टॉप निकल के आई है इन द कैटेगरी ऑफ UTs। नेक्स्ट वी हैव अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। ये प्रजा फाउंडेशन इसको रिलीज़ करता है और ये रैंक करता है स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ रियल एम्पावरमेंट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अर्बन वर्ड जब आप देखते हैं तो आप लक्ष्मीकांत में भी हम देखते हैं कि ये अर्बन लोकल बॉडी, तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ की आपको फील देता है। तो ये वहीं से है कि लोकल गवर्नमेंट और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कितना एम्पावरमेंट कर रही है कोई स्टेट। और UGI के अकॉर्डिंग ओडिशा ने टॉप किया है सभी इंडियन स्टेट को इन अर्बन गवर्नेंस, वाइल जो नागालैंड और मणिपुर है वो बॉटम पर रही हैं। इंडेक्स शो करता है कि कोई भी स्टेट
have devolved the 18 function mentioned in the 12th schedule of the constitution. इंडेक्स ने किया है कि जो हमने लक्ष्मीकांत में भी डिस्कस किया है कि उसमें 18 शेड्यूल है, 18 फंक्शन मेंशन है हमारे 12th शेड्यूल में, किसी भी स्टेट में वो अप्लाई नहीं किए. नेक्स्ट वी हैव इंडियन पोस्ट लॉन्चेज 5-स्टार विलेज स्कीम लगाई गई है. इसका इंश्योर करना है कि यूनिवर्सल कवरेज हो. फ्लैगशिप जो प्रोग्राम, फ्लैगशिप का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम उस पोर्टल का, उस इस मिनिस्ट्रीज़ का रूरल एरियाज़ में. स्कीम जो कवर करता है डिफरेंट है इसके अंदर, वो है सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, पोस्टल लाइफ. तो बेसिकली इनमें से मिनिमम अगर कोई 4 स्कीम कोई विलेज इंप्लीमेंट करता है तो उसके 5 स्टार दे दिया जाएगा. एज सिंपल एज ये इतना है यहाँ पे. होप आपको पूरी PT 365 क्लियर हो गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डेफिनेटली रिप्लाई विद इन 24 आवर. एंड इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और अगर कोई नेक्स्ट PT अभी आप जब आएंगी तो आपको होपफुली ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे वो कंप्लीट ऐसे ही एज अ मैराथन मिल जाएगी. सी यू देयर. टेक केयर. टाटा.